स्वागत है हमारे इस खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर छाया, हर आहट आपको डराने के लिए तैयार है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी धड़कनें तेज कर देगी। क्या आप तैयार हैं? तैयार हो जाइए हमारे साथ डर का एक नया सफर तय करने के लिए। क्या आपको लगता है कि आप इस डर से बच सकते हैं? जानिए क्या होता है जब डर आपकी हदों को पार करता है। अगर आप डर के इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को देखें और ध्यान रखें, डर कहीं भी और कभी भी आपको पकड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है वो आ रही है। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। मुंबई 8/8/2020 अगस्त के महीने की यह पहली बारिश हो रही है। आकाश में बादलों के बीच घर्षण हो रहा है। कड़कड़ाहट के साथ बिजली अपना रौद्र रूप धारण किए इधर उधर घूम रही है। टिंग टोंग। एक मिनट मनोज भैया, आई कहते हुए सीखा दरवाजा खोलती है। गुड मॉर्निंग दीदी, हमें लगा आप ऑफिस के लिए निकल गई होंगी, एक दुबले पतले आदमी ने सीखा की ओर दूध की ठेली थमाते हुए कहा। सीखा मुंबई शहर के बांद्रा में एक अपार्टमेंट में किराए पर रहती है। गांव से एमकॉम की पढ़ाई खत्म करके उसे 1 साल ही हुआ है। उसकी काबिलियत के बदौलत उसे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है। हाँ मनोज भैया, मुझे भी यही लगा कि आज बिना कॉफी पिए ऑफिस जाना होगा। इतनी बारिश में आप आए इसके लिए धन्यवाद। जी दीदी, यह तो हमारा काम है, चलिए चलते हैं, कहते हुए मनोज दूध का केन उठाए चल पड़ा। सीखा दरवाजा बंद कर किचन की ओर अपनी पहली कॉफी बनाने चली गई। पानी कॉफी मशीन में डालते हुए किचन की खिड़की की ओर देखकर बोली, आज कितना बढ़िया मौसम है, कितने दिनों बाद ऐसा मौसम आया है। यार, श्रुति की शादी में इतनी छुट्टी न लेती तो ज्यादा अच्छा होता। फालतू में इतने प्यारे मौसम में भी नौकरी पर जाना पड़ रहा है। वैसे भी पहले ही छुट्टियां लेने की वजह से इस महीने की 15 तारीख तक कोई और छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लूं। यह सब कहते हुए सीखा अपनी कॉफी लेकर बालकनी की ओर चली गई। सीखा के कमरे के ठीक बगल में एक बालकनी थी। कॉफी की एक चुस्की लेते हुए उसने खुद से कहा, सीखा मैडम, कहां हिल स्टेशन का प्लान था और कहां मुंबई की 15 मंजिला इमारत के 7वें माले पर कॉफी पी रही हूं। इतने में सीखा के फोन की रिंग बजी। फोन उठाते हुए वह बोली, बोलिए पायल मैडम। पायल, जो सीखा की दोस्त थी और एक साथ प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, बोली, सीखा सुनो, मैं आज बारिश की वजह से कार से ऑफिस जा रही हूं। तुम तैयार हो तो जल्दी नीचे आ जाना। मैं 10 मिनट में तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे मिलूंगी, जल्दी करना प्लीज। हाँ, फोन रखो, मैं रेडी हूं, बस आई, कहते हुए सीखा अपना टिफिन लेकर दरवाजे को लॉक कर बाहर निकल आई। 10 मिनट कहां था, कहां रह गई? मैं छाता भी ऊपर ही भूल गई, कितनी बेवकूफ हूं मैं। वह निराशा के भाव से मन ही मन बुदबुदाई। अब पेड़ के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा, कितनी बारिश हो रही है, जल्दी आ वरना मैं यहीं भीग जाऊंगी। सोचते हुए वह इंतजार कर रही थी। तभी एक लाल गाड़ी सीखा की ओर आती हुई जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। जल्दी मैडम बैठिए, आपका ड्राइवर हाजिर है। यह और कोई नहीं, पायल थी। वाह मैडम, छाता लाना भूल गई हो, है ना? पायल ने मुस्कुराते हुए सीखा की ओर देखा। हाँ, और नहीं तो क्या। सोचा लेकर आऊं, पर आपको कहां इंतजार पसंद है। अगर आपकी लिफ्ट छूट गई तो रोज की तरह मुंबई की बसों में धक्के खाने पड़ेंगे। इससे अच्छा थोड़ा भीग लिया जाए, कार में बैठते हुए सीखा ने कहा। पायल की कार बारिश से भरी सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों कार में लगे रेडियो पर बज रहे संगीत का लुत्फ उठा रहे थे। एक तो इतना सुंदर मौसम और ऊपर से अजीत सिंह का गीत। एक सिग्नल पर पायल की कार सड़क के दाईं ओर ग्रीन लाइट का इंतजार कर रही थी। यार, आज लेट ना हो जाए, सड़क की ओर देखते हुए पायल ने कहा।
कहते हुए सीखा की नजर सड़क के दाईं ओर दूर खड़ी एक काले कपड़े पहने औरत पर पड़ी। तेज बारिश के कारण वह उसे साफ साफ नहीं देख पाई। इतनी बारिश में ये कौन है? लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कहां देखा है? सोचते हुए सीखा बोली, याद आया, शायद आज सपने में यही थी। पर क्या पागलपन है, सपना तो मुझे पूरा याद भी नहीं। अजीब है। पायल, देखो ना, इतनी तेज बारिश में वो काले कपड़ों में कोई औरत कैसे खड़ी है और हमें देख रही है? कहां है? पी पी पी। पीछे खड़ी गाड़ी ने हॉर्न बजाया। ओह, सिग्नल खुल गया। चलिए मैडम, चलते हैं, पायल ने गाड़ी चालू करते हुए कहा। सीखा उस औरत के साए को तब तक देखती रही जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। क्या हुआ मैडम, किस सोच में पड़ गई आप? पायल ने सीखा की ओर देखते हुए पूछा। कहीं नहीं, बस ऐसे ही, सीखा ने जवाब दिया। घड़ी में 9 बज रहे थे। सीखा और पायल कार पार्क कर ऑफिस की लिफ्ट से 9वीं मंजिल पर जा रही थी। पायल, आज मलाड वाले प्रोजेक्ट की फाइल रेडी है ना? लिफ्ट से निकलते हुए सीखा ने पूछा। हाँ यार, इस प्रोजेक्ट को खत्म करो तो सही। 15 तारीख तक हमारी छुट्टियां भी रुकी हुई हैं इसी की वजह से। गुड मॉर्निंग सीखा। सीखा और पायल के रास्ते में खड़े होकर एक लड़के ने कहा। गुड मॉर्निंग अमित, सीखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, मैं तो जैसे यहां हूं ही नहीं, कहते हुए पायल वहां से अपने टेबल की ओर चली गई। तुम उसे सताना बंद करो, हंसते हुए सीखा ने अमित से कहा। मुझे बड़ा मजा आता है जब वो ऐसे रिएक्ट करती है। वैसे नीरज कहाँ है? उसे कहो एक बार फाइल चेक करवा दे, वरना आज हम चारों की खैर नहीं। ये आखिरी मौका है अपना बेस्ट देने का। इस बार हमारी टीम ही इस प्रोजेक्ट को खत्म करेगी, सीखा ने अमित की ओर देखते हुए कहा। सब कुछ रेडी हो चुका है, तुम बस अपना बेस्ट स्पीच देकर इस डील को हमारे नाम कर लो। हाँ चलो, सीधे मीटिंग रूम चलते हैं, कहते हुए दोनों मीटिंग रूम की ओर बढ़ गए। वाह नीरज, तुमने सब रेडी कर दिया है, सीखा और अमित कमरे में आते हुए बोले। पायल भी कमरे में आई और बोली, हाँ, लोगों की तरह थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करता है, उसने टेबल पर फाइल रखते हुए कहा। नीरज चलो, इनका चलता रहेगा, एक बार फाइल पर फिर नजर मारते हैं, 5 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। बाहर बारिश थम चुकी थी। मुंबई की सड़कें फिर से चहल पहल से भर गई थीं। सीखा और उसकी टीम ने बेहतरीन काम किया। मीटिंग रूम से निकलते हुए लोग आपस में यही बात कर रहे थे। सीखा, शानदार, इतने दिनों बाद आखिर जिस प्रोजेक्ट का इंतजार था वो हमारे हाथ लग ही गया। नीरज, हाँ सही कहा तुमने, चलो लंच ब्रेक है, कुछ खाते हैं। पायल, हाँ हाँ क्यों नहीं। अमित, ये हमेशा खाने की बात सुनकर सबसे पहले कूदने लगती है। पायल, मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले, अपना काम करो। ओके चलो भी, अब लड़ना बंद क्यों नहीं करते, सीखा ने कहा। चारों लॉबी से निकलकर अपनी अपनी डेस्क से टिफिन लेकर कैंटीन की ओर चल पड़े। सबने एक टेबल पर अपने टिफिन रख दिए और खाने के लिए बैठ गए। क्या कोई कॉफी पिएगा, सीखा ने कॉफी मशीन की ओर जाते हुए पूछा। मेरे लिए ले आओ, नीरज ने कहा। ठीक है, सीखा ने जवाब दिया। जब सीखा कॉफी मशीन से कॉफी ले रही थी, उसकी नजर अपने ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ी। वहां वही साया खड़ा था जिसे उसने सुबह सिग्नल पर देखा था। अब उसे उसकी आंखों का पीला रंग भी नजर आ रहा था। सीखा, पायल जल्दी यहां देखो, चौंक कर बोली। पायल, क्या हुआ, सीखा कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। सीखा, उधर देखो, सामने वाली बिल्डिंग के ठीक हमारे सामने वाले फ्लोर पर वही साया खड़ा है और हमारी ओर देख रहा है। पायल ने सीखा कि कहने पर ठीक से देखा। साथ ही वहां नीरज और अमित भी आ गए। अमित, कौन है, सामने कोई भी तो नहीं है, और सुबह तुम्हें कौन दिखा था, हैरानी से पूछा। पायल, हां सीखा, वहां कोई नहीं है, सीखा की ओर देखते हुए कहा। सीखा, कैसे वहां कोई नहीं है, वो सामने तो है, ठीक हमारे सामने, हमें देख रही है। उसकी चमकीली पीली आंखें बिल्कुल डरावनी बिल्ली जैसी हैं। तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूं, तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। नीरज, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहां कोई नहीं है। अमित, तुम एक काम करो, अपनी आंखों का नंबर चेक करवा लो, दिन दहाड़े मैडम को वहम हो रहा है,
सीखा। यार, पर मायूसी से कहा। पायल, चलो यहां से। सीखा, लंच करते हैं। सीखा का हाथ पकड़कर उसे टेबल पर ले आई। अमित, तुम और श्रुति बहुत हॉरर फिल्में देखते थे ना? अब श्रुति नहीं है तो बेचारा कोई पीली आंखों वाला भूत तुमसे मिलने आ गया। हंसते हुए कहा। पायल, मुंह बंद करो अपना। सीखा परेशान है और तुम उसका मजाक बना रहे हो। अमित, सॉरी यार, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, पर सच में वहां कोई नहीं था। पूछ लो नीरज से, उस पर तो तुम्हें विश्वास है ना? सीखा, सॉरी दोस्तों, मुझे भूख नहीं है, कहते हुए वहां से चली गई। उसकी नजरों से वह साया अब भी नहीं जा रहा था। कौन है वो? मुंबई की सड़कों की चहल पहल अब भी बरकरार थी। सीखा थकी हारी अपने ऑफिस से घर आ गई। सीखा हमेशा से समझदार लड़की रही है। ऑफिस से लेकर हर जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाई है। उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे 5 ही महीनों के अंदर तरक्की मिल गई। आज उसने अपनी तरक्की की ओर एक और कदम बढ़ाया। इतने दिनों से जिस प्रोजेक्ट का उसे इंतजार था वह खत्म हो गया, लेकिन इस बात की कोई खुशी नहीं थी सीखा को। बहुत थकान लग रही है, कुछ खाने का मन नहीं है, बस नहाकर सो जाती हूं। आज तो पूरा दिन का व्रत ही हो गया। अक्सर ज्यादा सोचना मुझे परेशान कर देता है। एक नींद ले लूं फिर अच्छा लगेगा। बाहर हल्की बारिश हो रही है। रात के 10 बजने को हैं। सीखा बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही है। आज सोना है तो नींद पता नहीं कहां गुम है, वरना जब काम के चक्कर में जगन्ना होता है तो नींद आती रहती है। तभी सीखा के फोन की रिंग बजती है। सीखा फोन उठाते हुए बालकनी की ओर जाती है। हाँ नीरज, बोलो, क्या हुआ? इतनी रात को तुमने फोन किया? वो, तुम आज थोड़ी परेशान लग रही थी और तुमने लंच भी खत्म नहीं किया, इसलिए क्या तुम्हें मेरी फिक्र हुई? नहीं, वो ऐसा नहीं है। मैं तो बस, जानती हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं, धन्यवाद। कल मिलते हैं, कोई काम हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। कहते हुए नीरज ने फोन काट दिया। जब से मैं सीखा से मिला तब से मुझे लगा जैसे मुझे अपना जीवन साथी मिल गया, पर मेरा नसीब कहां इतना अच्छा है। सीखा तो राहुल को पसंद करती है। चलो नीरज, जीवन साथी नहीं पर एक अच्छा दोस्त बनकर दिखाओ। सीखा सब जानने के बावजूद मेरी अच्छी दोस्त है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी भावनाओं की कद्र करती है, यही बहुत है मेरे लिए। नीरज अपने आप से। अगली सुबह बारिश ने सारी रात मुंबई को भिगो दिया और अब आराम फरमा रही है। सीखा हमेशा की तरह समय पर उठकर अपनी बस का इंतजार कर रही थी। 12 मिनट इंतजार करने के बाद आखिर बस आ ही गई। सीखा ने खिड़की की सीट ली। आज कितना सुंदर मौसम है, कितनी भीनी भीनी खुशबू। वाह, दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। सीखा प्रकृति प्रेमी है। वह अक्सर छुट्टियों में ऐसी जगहों पर जाती है जहां पेड़ पौधों से भरा आसमान और तालाब हो। आज फिर उसी सिग्नल पर उसकी बस रुकी जहां उसने उस साए को पहली बार देखा था। सीखा को कल की बातें फिर याद आ गईं। आज वह सड़क की बाईं ओर थी, लेकिन फिर भी वह दाईं ओर उस जगह को देखने लगी जहां उसने उसे पहली बार देखा था। वहां कोई नहीं था। सीखा ने आसपास देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। देखा सीखा, बेकार में ज्यादा सोचने के चक्कर में खुद को परेशान कर दिया। राहत की सांस लेते हुए जैसे ही सीखा ने अपनी बाईं ओर खिड़की के बाहर देखा, उसने तुरंत मुंह मोड़ लिया। वह वहीं थी। अब सीखा की हालत खराब हो रही थी। बस आगे बढ़ने लगी। सीखा, क्या हो रहा है तुझे? यह महज इत्तेफाक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक गहरी सांस भरते हुए सीखा ने खुद को समझाया, पर अब बात कुछ अलग थी। वह उसे हर बार दिख रही थी। जब भी वह अपना मुंह खिड़की की ओर करती, वह साया कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता। ऑफिस पहुंचने तक उसने खिड़की की ओर देखना ही बंद कर दिया। जैसे ही बस ऑफिस के पास रुकी, सीखा बस से उतरकर जितना तेज चल सकती थी उससे भी ज्यादा तेज चलकर ऑफिस पहुंची। वहां राहत की सांस लेते हुए अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पीने लगी। वहीं पायल सीखा के पास आई। सीखा, क्या हुआ तुम्हें? इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओके, मिस्टर मेहता ने तुम्हें अपने केबिन में बुलाया है। सीखा अपने माथे से पसीना पोंछते हुए मिस्टर मेहता के केबिन की ओर जाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा। यस,
सीखा, मुझे मलाट के प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहिए शाम तक। यस सर, कहते हुए सीखा केबिन से बाहर आ गई। लंच ब्रेक हुआ, बाकी सब लंच के लिए नीचे गए, लेकिन सीखा अपने टेबल पर सिर रखकर बस उसी साय के बारे में सोचती रही। उसने ऑफिस के सारे काम जल्दी खत्म कर जल्द से जल्द घर जाने का फैसला कर लिया। आज सीखा के कहने पर पायल ने उसे उसके घर छोड़ने की बात कही। सीखा, तुम पक्का ठीक हो ना? कल से तुम परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूं, शायद तबीयत सही नहीं है मेरी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। कोई काम हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। बाय। बाय। क्या तुम में से कोई मेरी बातें मानेगा? मुझे तुम सब बस पागल समझते हो। मैं ही जानती हूं मेरे साथ क्या हो रहा है। सीखा अपने घर की चाबी से दरवाजा खोलती है। सिरदर्द काफी हो रहा था, इसलिए उसने खाना खाने के बजाय नारंगी का जूस पीकर सो जाना बेहतर समझा। जैसे ही वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटी और अपनी आंखें बंद की, वैसे ही उसने खुद को एक खाली कमरे में पाया। चारों ओर काला अंधेरा छाया हुआ था। कोई उसके आसपास चक्कर काट रहा था, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रही थी। डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं आ रही हूं तुम्हें लेने। सीखा चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। जितना जोर लगा सकती थी लगा रही थी, लेकिन बेकार। अपनी आंखें तक बंद नहीं कर पा रही थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गले से एक सांस तक नहीं निकल पाई। काफी समय इस अवस्था में रहने के बाद वह खुद को अपने कमरे में पाती है। आ उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसने डरते हुए चारों ओर देखा। क्या था ये सब? क्या ये सपना था? कितनी डरावनी थी उसकी आवाज। क्या कह रही थी कि मुझे लेने आएगी? आखिर कौन है ये? कहते हुए सीखा डाइनिंग रूम की ओर चली जाती है और चादर सिर पर रखकर सोने की कोशिश करती है। मैंने जो अखबार में आर्टिकल पढ़ा था, क्या वही तो मेरे साथ नहीं हो रहा? स्लीप पैरालिसिस तो नहीं हुआ ना? लेकिन सोते समय मान लिया, पर दिन में जो हो रहा है वह क्या है? सीखा पूरी रात सो नहीं पाई। उसे रात भर यही लगा कि घर में उसके अलावा भी कोई और जरूर है। वह अपने आप को यही दिलासा देती रही कि यह सब आंखों का धोखा है और यह सच नहीं हो सकता। इस वजह से वह इन बातों को नजरअंदाज कर रही थी, पर अब वह चाहकर भी इन चीजों को अपनी बातों से टाल नहीं सकती थी। सुबह होते ही सीखा जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो गई। उसका मन घर से बाहर जाने का नहीं था, लेकिन 15 तारीख से पहले उसे छुट्टी नहीं मिलने वाली थी और अभी 15 तारीख में 5 दिन बाकी थे। सीखा ने आज प्राइवेट टैक्सी बुक की थी और टैक्सी समय पर आ भी गई। उसके मन में उलझन भरे विचारों का तूफान चल रहा था। सीखा, आज चाहे कुछ भी हो, बस अपने फोन पर ध्यान दे। जब तुझे कोई रास्ता नहीं दिखता तो तू या तो लड़ेगी या भागेगी, पर आज भागना ही बेहतर होगा। आज मैं खिड़की से बाहर नहीं देखूंगी। अगर मैंने देखा तो वह मुझे फिर से दिखेगी। अगर वह मुझे दिखे ही नहीं तो मैं ये 5 दिन ऐसे ही निकाल दूंगी। जरूरत पड़ी तो पायल के घर रुक जाऊंगी, उसी के साथ आती जाती रहूंगी। हाँ, यही ठीक होगा। अक्सर हर इंसान मजबूरी में कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। सीखा भी ऐसे ही अपनी हिम्मत बनाए हुए थी। सीखा ने जैसे अपने आप से कहा, उस हिसाब से उसने खिड़की से बाहर नहीं देखा। मैडम, यहां ड्रॉप करूं? टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के दाईं ओर धीमी करते हुए कहा। सीखा ने बाहर देखा। एक पल के लिए वह मानो सहम गई। उसे फिर से वह औरत का साया दिखाई दिया। वह इस बात से ज्यादा हैरान हुई कि अब वह साया उससे ज्यादा दूर नहीं था। जो अब तक उसे सड़क की दूसरी ओर दिखाई देता था, वह अब उसी सड़क के किनारे खड़ा दिख रहा था। वो मैडम, कोठे जायचे आहे? कहां जाना है? ड्राइवर ने सीखा की ओर देखते हुए कहा। वो 2 बिल्डिंग छोड़ के सीखा भी उसी ओर देखे जा रही थी। उसके मन में अब एक ही डर बैठा था, और वह यह था कि वह पास आ रही है। ऑफिस पहुंचते ही सीखा ने राहुल को ईमेल किया। उसने शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें राहुल को बता दी। राहुल का ईमेल आया। सीखा, तुम डरो मत। एक काम करो, पुलिस में शिकायत दर्ज कर दो और पायल के घर चली जाओ कुछ दिनों के लिए। मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मेरा वीजा पूरा होने में अभी 4 महीने बाकी हैं।
अपना ध्यान रखना। अगर जरूरत हो तो मेरे गांव चले जाना, वहां मेरी फैमिली है। ठीक है, ध्यान रखना। फ्लैशबैक। राहुल से सीखा की मुलाकात मुंबई में हुई थी। दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिली थी। 6 महीने डेटिंग के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। तभी राहुल को उसकी कंपनी से कनाडा जाने का ऑफर मिला। राहुल, मैं ना कह देता हूं, पूरे 2 साल रुकना पड़ेगा। नहीं यार, मैं जाना नहीं चाहता। या फिर एक काम करते हैं, हम दोनों ही चलते हैं। सीखा। राहुल, ये बहुत अच्छा मौका है। इतने कम समय में तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिला है, इसे मत गंवाओ। हम 2 साल बाद शादी कर लेंगे। यही समय है तुम्हारा कुछ कर दिखाने का। वैसे भी मैं चाहूं तो भी नहीं आ सकती। तुम जानते हो ना मेरी मां की हालत, चल फिर नहीं सकती। बाईं बाजू से पूरा शरीर लकवाग्रस्त है। अभी मैं उन्हें किसी और के भरोसे गांव में छोड़कर आई हूं। यहां रहूंगी तो जब मन करे मिलने जा सकती हूं, इसलिए तुम खुशी खुशी जाओ। तब तक मैं यहां हमारी शादी की तैयारी करती हूं। जैसे ही तुम आओगे हम शादी कर लेंगे। राहुल, हां, पर मेरी एक शर्त है। हम दोनों की सगाई मेरे जाने से पहले होगी। बोलो, मंजूर है? सीखा। हां बाबा, तो फिर मुझे और अच्छा लगेगा तुम्हारा 2 साल तक इंतजार करना। कुछ परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में सीखा और राहुल की सगाई हो गई। सीखा बहुत खुश थी। बचपन से उसने और उसकी मां ने बहुत संघर्ष किया था। अब उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, राहुल जैसा जीवन साथी था और वह जल्द ही मुंबई में नया घर खरीदने वाली थी। वर्तमान। लेकिन आज जिस घड़ी से सीखा गुजर रही है वह पूरी तरह डरी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। राहुल ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही, लेकिन वह क्या कहेगी? इतना तो वह जान चुकी थी कि वह साया कोई इंसान नहीं हो सकता। सीखा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वहां नीरज और अमित आए। अमित, मैडम कहां खोई हुई हो? सीखा, कहीं नहीं। अमित, अगर फ्री हो तो चलो, मलाड वाले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। तुम साथ रहोगी तो जो बदलाव करने हैं उनका पता पहले से लगेगा। हम कर लेंगे, फिर तुम कहोगी ऐसा नहीं वैसा नहीं। सीखा, अभी मुझे और भी काम है। रही इस प्रोजेक्ट की बात तो तुम अपना काम शुरू करो, मैं अंत में सब देख लूंगी। नीरज, ठीक है चलो। अमित, अमित, अभी तक लगता है सीखा के मन से उस बात का भूत उतरा नहीं है। नीरज, ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। अभी इन बातों को छोड़ो, कल पायल आएगी फिर उससे बात करते हैं। सीखा ने अपने ऑफिस से जल्दी घर जाने की अनुमति ले ली थी और आज वह 6 बजे ही घर आ गई थी। आज उसने अपने लिए पोहे बनाए थे। अपना ध्यान भटकाने के लिए उसने टीवी पर कोई फिल्म देखने का तय किया। पोहे की डिश लेकर वह टीवी के सामने बैठ गई। रात के 8 बज रहे थे। उसने टीवी बंद कर अपनी प्लेट उठाई और किचन की ओर चल दी। बर्तन धोने के बाद उसने ऑफिस का बचा हुआ काम खत्म करने का सोचा। कहां रखा मैंने अपना लैपटॉप? जरूर कमरे में होगा, वहीं बैठकर काम खत्म कर लेती हूं। उसने कमरे की लाइट ऑन की और स्टडी टेबल पर बैठकर लैपटॉप ऑन कर काम में जुट गई। घड़ी में 10 बज रहे थे। काम करते करते सीखा वहीं टेबल पर सिर रखकर सो गई। अचानक उसकी आंख खिड़की की आवाज से खुली। उसने लैपटॉप बंद किया और बेड पर सोने चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा जैसे बालकनी में कोई है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बालकनी में जाने की, इसलिए वह डाइनिंग हॉल में जाकर सो गई। 11:08 मुंबई का मौसम लगातार बदल रहा था। कभी तेज बारिश तो कभी खुला आसमान। आज भी भारी बारिश हो रही थी। पूरी रात सोफे पर सोने की वजह से सीखा की कमर दर्द कर रही थी। नाश्ता करने के बाद उसने दवाई ली और ऑफिस जाने के लिए निकलने लगी। तभी घर की डोरबेल बजी। गुड मॉर्निंग दीदी। सॉरी, आज फिर लेट हो गया। दूध की थैली आगे बढ़ाते हुए, कोई बात नहीं, हाथ आगे करके दे दीजिए। दीदी, आपके हाथों में क्या हुआ है? सीखा अपनी कलाई की ओर नजर डालते हुए, क्या है? मनोज भैया, कुछ नहीं, शायद नहाते समय हुआ होगा। आप जाइए, मैं ठीक हूं। सीखा तुरंत शीशे के सामने जाकर खुद को देखने लगी। यह कैसा निशान है? अभी तो मैं नहाकर निकली थी, तब तो नहीं था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाखून मारे हों। आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, चाहे जो हो जाए, भाड़ में जाए ये प्रोजेक्ट।
उसने ऑफिस में छुट्टी का ईमेल कर दिया और यह भी बता दिया कि जो भी काम होगा वह घर से ऑनलाइन ही करेगी। सीखा ने आज खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। कई दिनों से उसने घर की सफाई नहीं की थी। उसके पास समय नहीं था, लेकिन आज उसने इत्मीनान से घर का सारा काम करने का ठान लिया। बचपन से उसकी यही आदत रही थी कि ज्यादा सोचने की समस्या से बचने के लिए वह खुद को काम में व्यस्त कर लेती थी। आज भी वही कर रही थी। बार बार वह साया उसके दिमाग में आ रहा था, लेकिन वह जैसे अपने मन से लड़ाई कर रही थी, जैसे वह खुद को इन चीजों पर यकीन करने से रोक रही थी। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यह सब जल्दी रुक जाएगा, बस ये नहीं पता था कि कब। आज सीखा का घर जैसे चमक उठा था। उसने घर के हर कोने को अच्छी तरह साफ कर दिया। दोपहर में थोड़ी नींद लेने के बाद उसने बाकी काम निपटाए और टीवी ऑन कर ली। घड़ी में 5 बज रहे थे। सीखा टीवी देखने में व्यस्त थी। अचानक उसे अपने फोन की याद आई जो उसने साइलेंट मोड पर अपने कमरे में रखा हुआ था। वह उठकर फोन लेने गई। उसके फोन में 3 मिस्ड कॉल्स थीं। यह कॉल्स उसकी मां की थीं। सीखा ने तुरंत बैक कॉल किया। सविता, जो उसकी मां की देखभाल कर रही थी, ने फोन उठाया। सीखा हर महीने उसे वेतन देती थी ताकि वह दिन भर उसकी मां के पास रहे। सीखा, हेलो सविता दीदी, मां ठीक तो है ना? सविता, हाँ दीदी, चाची ठीक हैं। मैंने आपको इसलिए फोन किया क्योंकि आपने जो दवाइयां शहर से लाई थीं वे खत्म हो गई हैं। अगर आप यहां आए तो ले आना। और हाँ, चाची आपसे बात करना चाहती हैं। सविता ने फोन स्पीकर पर रखा। सीखा की मां, जो लकवे की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पाती थीं, इशारों में बात करती थीं। सविता उनके इशारों को बखूबी समझती थी। सविता, दीदी, चाची कह रही हैं कि वे आपको बहुत याद कर रही हैं। आप ठीक तो हो ना? सीखा, हाँ, मां से कहो फिक्र न करें, मैं ठीक हूं। जल्दी ही उनसे मिलने आऊंगी और उन्हें अपने पास ले आऊंगी। कोई काम हो तो मुझे कॉल करना। अच्छा, अब फोन रखती हूं। सविता, जी दीदी। सीखा की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी मां की बहुत चिंता रहती थी। जब से वह मुंबई आई थी, वह अपने लिए एक घर लेने के सपने देख रही थी, जहां वह अपनी मां के साथ रह सके और उनकी सेवा कर सके। रात होने को थी। सीखा ने अपने लिए खाना बना के रखा था। आज ऑफिस से कई कॉल आए, पर सीखा ने किसी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर कॉल उठाया तो ऑफिस जाना पड़ेगा। सीखा बालकनी में खड़ी होकर अपनी जिंदगी में आए इस तूफान के बारे में सोच रही थी। चाहकर भी अपनी मां को कुछ नहीं बता सकती। अगर आज मेरी जगह कोई और होता तो कब का यह सब छोड़कर चली जाती। मैं चाहे कितना भी अपनी मुश्किलों से भाग लूं, आखिर में आकर वही रुक जाती हूं। मैं क्या करूं? यह कैसी बदबू आ रही है? सीखा ने आसपास देखा। यह बदबू तो घर में से आ रही है। अपने मुंह पर हाथ रख वह अपने कमरे को देखती है। कमरे और बाथरूम का निरीक्षण करने के बाद वह डाइनिंग रूम में आती है। अब उसे यह समझ में आ गया था कि बदबू कहीं और से नहीं, रसोई से आ रही है। सीखा ने देखा कि कल जो उसने ऑनलाइन ग्रोसरी से फल मंगवाए थे, वह सभी बुरी तरह सड़ चुके थे। उसने उन सभी फलों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बावजूद कूड़ेदान से बहुत बदबू आ रही थी। उसने कूड़ेदान उठाया और उसे अपने अपार्टमेंट के बड़े कूड़ेदान में डालने के लिए निकल पड़ी। उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया। सीखा, कितनी गंदी बदबू है, जल्दी इसे डाल दो, कहते हुए वह लिफ्ट से सबसे निचली मंजिल पर जाती है। कूड़ा डालने के बाद वह लिफ्ट में अपनी मंजिल पर जाने के लिए 15वीं मंजिल का बटन प्रेस करती है। लिफ्ट में वह अकेली होती है। धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी। कल ही तो मैंने फल मंगवाए थे, ऐसे कैसे खराब हो गए? मुझे कंप्लेन करनी होगी। ऐसे कैसे मुझे इतने खराब फल भेजे? उन्होंने जरूर केमिकल डालकर पकाए होंगे, मन में सीखा अपने आप से कहती है। तभी अचानक लिफ्ट की लाइट चालू बंद होने लगती है। सीखा कुछ समझ पाती उससे पहले ही लिफ्ट 10वीं मंजिल पर आकर रुक जाती है। उसे लगा कि किसी ने लिफ्ट रोकी है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, लिफ्ट के सामने कोई नहीं होता। वह बाहर निकलकर आस-पास देखती है, वहां कोई नहीं होता। वह मुड़कर जैसे ही लिफ्ट की ओर कदम बढ़ाती है, उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मैं आ रही हूं।
सीखा की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगती हैं। उसे यह आवाज सपने में सुनाई दी थी और आज वह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। मैं ऐसे डर नहीं सकती, मुझे अपने डर से सामना करना चाहिए। अपने आप को हिम्मत देते हुए वह पीछे मुड़ती है। जैसे ही वह मुड़ती है, उसके ठीक सामने वही साया खड़ा होता है जिससे वह भाग रही थी। सीखा डर के 4 कदम पीछे लेती है और तुरंत लिफ्ट के सारे बटन प्रेस करती है, जैसे वह चाहती हो कि दरवाजा जल्द से जल्द बंद हो जाए। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। सीखा लिफ्ट के आखिरी कोने में खड़ी होकर अपने गले से आवाज निकलने की कोशिश कर रही थी, पर एक शब्द भी उसके गले से नहीं निकल रहा था। सीखा की लिफ्ट फिर से ऊपर की ओर जाने लगती है। 15वीं मंजिल आते ही सीखा अपने घर की ओर भागती है और अंदर से अपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर देती है। साथ ही अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और उन पर पर्दे डाल देती है। अब तक उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। अपने आप को संभालते हुए वह सोफे पर जाकर दोनों पैरों को ऊपर कर बैठ जाती है। उसके मन से उसका साया अब तक नहीं निकला था। वह इधर उधर अपना फोन खोजती है। अपना फोन मिलते ही वह श्रुति को फोन लगाने लगती है। अभी तक उसकी धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थीं। सीखा, फोन उठाओ प्लीज श्रुति, मुझे तुम्हारी जरूरत है। श्रुति, हल्लो सीखा, इतनी रात को फोन किया, क्या हुआ? सीखा, हल्लो श्रुति, जोर जोर से रोने लगती है। श्रुति, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बताओ मुझे। सीखा, तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज श्रुति, प्लीज। श्रुति, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास, मुझे आने में 4-5 घंटे और लगेंगे। तुम रोना बंद करो, मैं अभी नीरज को फोन करती हूं, वह आएगा तुम्हारे घर। अभी तुम प्लीज रोना बंद करो। सीखा अपने आप को संभालते हुए फोन रख देती है। श्रुति से सीखा पहली बार मुंबई में ही मिली थी। उसने ही सीखा को किराए पर मकान दिलवाया था। काफी कम समय में दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। पायल, नीरज, अमित, राहुल और सीखा, इन सभी का एक ग्रुप हो गया था। हॉरर फिल्में देखना, घूमना फिरना और एक ही कंपनी में एक साथ नौकरी करना। सीखा की कोई बेस्ट फ्रेंड है, वह सिर्फ श्रुति है। दोनों की दोस्ती को 1 साल से ज्यादा हो गया था। विनय और श्रुति की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। श्रुति अपने पति के साथ सूरत में रहती है। आज जो हुआ उससे सीखा पूरी तरह डरी हुई है। श्रुति के कहने पर नीरज आधे घंटे में सीखा के पास आ गया था। नीरज, सीखा, 10 बार मैंने तुम्हें आवाज दी और अब तुम दरवाजा खोल रही हो, क्या हुआ? श्रुति से मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चला, तुम ठीक हो? सीखा, श्रुति कहाँ है? उसे आने में कितना समय लगेगा? नीरज, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, थोड़ी देर बैठो, मैं पानी लाता हूं। सीखा थोड़ा पानी पीने के बाद डाइनिंग रूम में ही अपने पैर सोफे पर रखकर बैठ जाती है। उसने नीरज के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। वह दरवाजे की ओर देखती रही और श्रुति का नाम लेती रही। नीरज ने भी अब सीखा से सवाल करना बंद कर दिया था। नीरज सीखा की ऐसी हालत को देख बहुत चिंतित हो रहा था। श्रुति एक बार आ जाए फिर ही सीखा को संभाल पाना ज्यादा आसान होगा। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। सीखा पूरी रात सो नहीं पाई। नीरज सीखा की ऐसी हालत देख वह एक पल के लिए भी सीखा को अकेला नहीं छोड़ पाया। सुबह के 6 बज रहे थे तभी सीखा के घर की डोरबेल बजती है। नीरज जाकर दरवाजा खोलता है। वहां और कोई नहीं, श्रुति आई हुई थी। सीखा कहाँ है? श्रुति ने अपना बैग रखते हुए कहा। नीरज, वही सोफे पर बैठी है, रात से तुम्हारा इंतजार कर रही है। श्रुति, सीखा क्या हुआ है? सीखा के पास बैठते हुए सीखा श्रुति के गले लगकर रोने लगी। तुम बताओ नीरज, क्या हुआ है? यहां क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। कल रात से मैंने कई बार पूछा, तब भी इसने कुछ नहीं कहा। बस कहा तो इतना ही कि श्रुति कब आएगी। मैं तुम्हारे कहने पर रात को ही आ गया, पर सीखा ने काफी देर तक दरवाजा ही नहीं खोला। पता नहीं सीखा को क्या हुआ, कोई बात का जवाब तक नहीं दे रही है। अब तुम ही पूछो इससे। सीखा सब बैठकर सुन रही थी, पर अभी भी वह पूरी तरह गुमसुम थी, जैसे कल रात का वह मंजर उसके दिमाग पर गहरा छाप छोड़ गया हो। नीरज, पानी ले आओ। ग्लास में पानी लाता है। सीखा,
लो पानी पी लो। श्रुति अपने हाथों से सीखा को पानी पिलाती है और साथ ही सीखा को बालकनी में ले आती है। देखो सीखा, तुमने मुझे किस लिए बुलाया मैं नहीं जानती, पर इतना मुझे यकीन है कि कुछ तो है जिसने तुम्हें डरा दिया है। अब मुझे बताओ कल क्या हुआ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करूंगी। चलो बैठो, बताओ यहां। सीखा श्रुति की ओर कुछ देर देखते हुए कहती है, वह आ रही है, उसने मुझे कहा है वह मुझे ले जाएगी। अब तक जो कुछ भी सीखा के साथ हुआ, सीखा ने श्रुति को सब कुछ कहा। साथ ही नीरज और श्रुति यह सब सुनकर बहुत हैरान रह गए। श्रुति, सीखा, तुम यहां खुली हवा में बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं आती हूं। श्रुति ने नीरज को इशारे से उसके साथ चलने को कहा। दोनों डाइनिंग हॉल में आते हैं। श्रुति, नीरज, यह सब क्या है? उसने तुम लोगों से कहा था और फिर भी तुम लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया। तुम जानते हो कि सीखा को जितना बनता है खुद ही अपनी परेशानी से लड़ लेती है, किसी को कुछ नहीं बताती। जब तुम लोगों को बताया तब भी तुम्हें सीरियस होकर उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। नीरज, हाँ मैं मानता हूं हमारी गलती है। मैंने उससे दूसरे दिन पूछा था पर उसने कहा था कि कुछ नहीं हुआ है। मुझ पर यह जो सीखा बता रही है, मुझे इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा है। कौन है वह? क्या वह सच में या सीखा? श्रुति, मैं जानती हूं तुम्हारा मतलब क्या है। सीखा पर मुझे पूरा विश्वास है। वह कह रही है कि कुछ है, यानी कुछ है। नीरज, क्या तुम कार लाए हो? नीरज, हां, पर क्यों? श्रुति, मैं सीखा को लेकर आती हूं। मैं किसी को जानती हूं जो बता सकता है कि यह है क्या और वह क्यों है। तुम अभी के अभी कार निकालो, मैं और सीखा नीचे मिलते हैं तुमसे। नीरज, श्रुति और सीखा तीनों कार में बैठकर लोनावला के लिए निकलते हैं। सीखा रात भर सोई नहीं थी, इसलिए वह श्रुति की गोद में सो जाती है। श्रुति और नीरज सीखा को लेकर परेशान हैं। मुंबई हाईवे से होती हुई कार लोनावला की ओर जा रही है। 2 घंटे का सफर खत्म होने को है। सीखा 1 घंटे आराम के बाद खड़ी होकर श्रुति से पूछती है, आखिर हम जा कहां रहे हैं? श्रुति, सीखा, नीरज, तुम लोगों को याद है हम लोग कुछ दिन पहले लोनावला आए थे। हम जिस होटल में रुके थे वहां एक औरत मुझसे मिली थी। मैंने उस बड़े बड़े पोस्टर देखे थे। उस होटल में उस औरत का एक शो होने वाला था, कुछ अलौकिक शक्तियों पर। तो जब तुम सब आराम कर रहे थे तब मैं वह शो देखने गई थी। मुझे पहले से इन चीजों में बहुत रुचि रही है, इसलिए मैं बस अपने मनोरंजन के लिए गई थी। पर वहां मैंने देखा कि एक साधारण सी दिखने वाली वह औरत काफी देर तक पैरानॉर्मल एक्टिविटी में एक लेक्चर दे रही थी, जिसे सुनकर मुझे काफी सवालों के जवाब मिले कि ऐसी शक्तियां होती क्यों हैं, कहां से आती हैं। पर एक पल के लिए मुझे यह सब अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी अनुभव नहीं किया था। और जो यह कह रहे हैं वह कितना सच या झूठ किसे पता। बाद में वह लेक्चर खत्म हुआ तो जब मैं वहां से निकलकर गार्डन की ओर चल पड़ी, थोड़ी देर बाद जब मैं होटल में वापस आ रही थी तब मैंने उस औरत को होटल से बाहर निकलते देखा। मैं उन्हें जाते देख रही थी। जब वह मेरे बगल से जा रहे थे तो थोड़ा आगे जाने के बाद वह मेरे पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ समय बाद मेरी जरूरत होगी। मेरा नाम वैशाली है, मैं तुम्हें लोनावला में ही मिलूंगी। इन्हें मेरा कार्ड देना। उन्होंने एक लंबे से व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं कुछ बोलूं उससे पहले वह वहां से चले गए। यह मुलाकात मुझे एक गलतफहमी से ज्यादा कुछ नहीं लगी, फिर भी शायद इसीलिए मैंने वह कार्ड अपने बैग में रख लिया। जब कल तुम्हारा कॉल आया, मेरे दिमाग में सबसे पहले कुछ और नहीं, बस उस औरत का ख्याल आया। मैंने उस पर्स को ढूंढा जिसमें मैंने यह कार्ड रखा था। मैंने कल रात को ही उनसे बात की और आज उनसे मिलने को कहा। पता नहीं पर क्यों मुझे लगता है यह हमारी मदद जरूर करेंगे। नीरज, यह कोई हमारी मंजिल आ गई है। सीखा, नीरज और श्रुति एक बड़े से बंगले के बाहर खड़े हैं। चारों तरफ बड़े बड़े ताड़ के पेड़ हैं, जैसे मानो बंगले की रखवाली कर रहे हों। नीरज, तुम लोग यहां रुको, मैं वॉचमैन से बात करके आता हूं। क्या यही वैशाली जी का घर है? सीखा और श्रुति वहीं कार के पास खड़े होते हैं।
तभी सीखा को कार के साइड मिरर से वही काले कपड़े वाली औरत कार के पीछे खड़ी दिखती है। सीखा उसे देख अपनी आंखों को हाथों से बंद कर नहीं नहीं कहने लगती है। तभी श्रुति ये सब देख सीखा से पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सीखा श्रुति की तरफ देखे बिना चिढ़ के कहती है, वो यहां पर भी है, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? इससे कहो दूर जाए मुझसे प्लीज। श्रुति, कौन है? यहां देखो, आसपास कोई नहीं है। सीखा, तुम सबको वह नहीं दिखती, इसीलिए तुम्हें पता नहीं कि वह कितनी भयानक दिखती है। अब तो वह मेरे इतने पास है, मैं उसे साफ साफ देख पा रही हूं, वह मुझे ही देख रही है अपनी सफेद आंखों से। मुझे यहां से जाना है श्रुति, प्लीज चलो। श्रुति, सीखा, मुझे कुछ नहीं पता कौन है, कहां है, बस इतना समझो, जितना डर रखोगी उतना तुम्हें डराती रहेगी। तुम ही मुझसे कहती थी कि अपनी परेशानी से डरो नहीं, अब तुम क्या कर रही हो? नीरज, यही वैशाली जी का घर है, चलो अंदर। श्रुति, सीखा, चलो, डरो नहीं। अगर वह पीछे हैं तो पीछे मुड़ के देखना बंद करो, या कहीं भी हो उसकी ओर मत देखो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दो। तीनों एक बड़े घर में आते हैं। घर के अंदर आते हैं, एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल है। कमरे को देख साफ पता लग रहा था कि यह किसी आम इंसान का घर नहीं है। हर चीज कहीं देखी ना हो वैसी चीजें वहां हैं। बड़ी बड़ी सी तस्वीरें हैं जो दिखने में साधारण लग रही हैं, पर गौर से देखने पर हर तस्वीर कुछ बोल रही है। वहीं एक लंबा सा आदमी आकर उन्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करने को कहता है। तीनों चुपचाप पास रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। सीखा अभी भी चिंता में डूबी हुई है, न जाने यह मेरी कितनी मदद कर पाएंगे। 10 मिनट बाद शादी पहने एक औरत सीढ़ी से नीचे उतरकर उनकी ओर आ रही है। देखने में उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज है। गले में सफेद मोती की माला पहनी है, साथ ही हाथों में कई सारे रंगों के धागे बांध रखे हैं। श्रुति धीरे से सीखा की ओर देखकर बोलती है, यही है वैशाली जी। वैशाली सीखा के ठीक सामने आकर बैठ जाती है और सीखा के सर पर हाथ रख थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर बाद वह आंखें खोलकर सीखा की ओर देखती है और पूछती है, यह सब कब से शुरू हुआ है? तीनों एक दूसरे की ओर परेशानी से देख रहे हैं। कोई बिना किसी से मिले कैसे जान सकता है क्या तकलीफ है? श्रुति यह सब सोचकर खुश हो रही है। शायद यही इंसान है जिसकी हमें जरूरत है। सीखा बिना डरे उन्हें सब कुछ बता देती है जो पिछले कुछ दिनों में अपने साथ हुआ। वैशाली, सीखा, तुमने मुझे जो कुछ भी कहा उससे यही साफ साफ पता लग रहा है कि वह तुमसे जुड़ी हुई हैं और जैसे तुमने कहा वह सच में तुम्हारे पास आ रही हैं। श्रुति, पर वह कौन है और क्यों सीखा के पीछे पड़ी है? वैशाली, मैं इतना ज्यादा तो नहीं जान पाई, पर हैरानी की बात यह है कि वह सीखा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। कैसे, ये मैं जान नहीं पा रही हूं। सीखा, मुझसे कैसे? वैशाली, यही बात मैं नहीं जान पा रही हूं। एक और बात, लग रहा है जैसे यह तुमसे अभी नहीं पिछले कितने सालों से जुड़ी हुई है। नीरज, तो अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? वैशाली, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। मैं यह तब तक जान नहीं पाऊंगी जब तक मुझे यह नहीं पता लगेगा कि वह सीखा से कैसे जुड़ी है। तीनों बहुत हैरानी से यह सब सुन रहे थे। क्या तुम सब आज यहां रुक सकते हो? तब तक मैं कुछ पता लगाकर यह जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर हो क्या रहा है, वैशाली ने कहा। श्रुति ने नीरज और सीखा को देखते हुए हां में जवाब दिया। यहां मेरे लोग हैं जो आप लोगों को कमरा दिखाएंगे। अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूं। शाम के 6 बज रहे थे। दोपहर के खाने के बाद श्रुति, नीरज और सीखा अपने कमरे से निकलकर बंगले के गार्डन में आते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वह कहती हैं। वहीं श्रुति और नीरज सीखा को सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिलाते हैं। आखिर यह सब ठीक होगा भी या नहीं, ये तो वे भी नहीं जानते थे। लोनावला की शाम जब पहली बार देखी थी तो उसका अलग ही मजा था। आज यह शाम सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं है मेरे लिए, सीखा ने श्रुति की ओर देखते हुए कहा। आप लोगों को वैशाली मैडम बुला रही हैं, हमारे साथ चलिए, वही लंबे से आदमी ने अंदर जाते हुए कहा। तीनों उसके पीछे पीछे एक अंधेरे कमरे में गए
जहां सिवाय मोमबत्ती की रोशनी के और कुछ नहीं था। कमरे के ठीक बीच में वैशाली बैठी हुई थी। उसके आसपास कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। वैशाली ने सीखा की ओर देखते हुए अपने ठीक सामने बैठने का इशारा किया। श्रुति और नीरज एक कोने में खड़े हो गए। मैं जब तक कुछ कहूं नहीं तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। सीखा, तुम बस मेरी बातों पर ध्यान देना, जैसा मैं कहूं ठीक वैसा करना। जब तुम्हें ज्यादा डर लगे तो मुझे यह सब रोकने को कहना, पर याद रखना, हो सके तो डरना नहीं है। तुम डर गई तो पता लगाना मुश्किल होगा। यह मौका बार बार नहीं मिल सकता। यही आखिरी मौका है हमारे पास। श्रुति, 1 मिनट, पर यह क्या हो रहा है? क्या इससे सीखा को कोई खतरा तो नहीं होगा? वैशाली, शायद नहीं। देखिए, हमें यह खतरा उठाना ही होगा। क्या सीखा, तुम तैयार हो? सीखा, जी। वैशाली, क्या तुम्हें वह यहां कहीं दिख रही है? सीखा, नहीं। वैशाली, ठीक है, तुम देखते रहो, जैसे ही तुम्हें दिखे मुझे बताना। वैशाली ने आंखें बंद कर उस साए को अपने घर में आने का आमंत्रण दिया। यह घर कोई आम घर नहीं है। यह बहुत वास्तु के नियमों से बना हुआ है। जब तक मैं न चाहूं कोई अच्छी या बुरी चीज अंदर नहीं आ सकती, वैशाली ने कहा। धीरे धीरे पूरे कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। सीखा को यह खामोशी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। उसे घबराहट होने लगती है। वह अपनी आंखें कमरे के चारों ओर घुमा रही है। उसे लग रहा है कोई उसके पास आ रहा है, पर इस बार उसे पता है यह कौन है। वैशाली अपने मंत्रों का लगातार जाप कर रही है और उसकी नजरें सीखा पर टिकी हुई हैं। कुछ मिनट बाद सीखा को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। सी खा अक्टर। वह जान गई है यह आवाज किसकी है। वह तुरंत वैशाली की ओर देखती है। वैशाली सीखा की नजरें अच्छे से पढ़ लेती हैं। वैशाली, सीखा, बताओ कहां है वह? क्या तुमने उसे देखा? सीखा, नहीं, पर वह मेरे पीछे है, मुझे आवाज दे रही है। वैशाली, तो फिर उसे देखो। सीखा, जी। सीखा पूरी हिम्मत कर पीछे देखती है। वह सीखा से कुछ ही दूरी पर है। सीखा, वो मेरे ठीक पीछे है। नीरज और श्रुति ये सुनकर आसपास देखने लगते हैं, पर वहां कोई नहीं है। वैशाली, ध्यान से सुनो। सीखा, उससे सवाल करो, तुम्हारे सवाल का वह जवाब देगी। पूछो वह कौन है और क्यों आई है। और याद रखना, जब तुम सवाल करोगी वह तुम्हें डराने या तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम उससे दूर जाने की कोशिश करोगी तो वह जवाब नहीं देगी। जितना जल्दी हो सवाल करो, और अगर तुम्हें लगे कि अब तुम नहीं कर पाओगी तो तुम मुड़ जाना। मैं उसे इस कमरे से निकाल दूंगी। सीखा, ठीक है, मैं कर रही हूं। सीखा गहरी सांस लेकर पीछे की ओर मुड़ती है। वह अपने गले से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रही थी। इतने दिनों तक जिससे दूर भाग रही थी, आज उसी का सामना करना था। सीखा अपने मन में भगवान को याद कर उस साए की ओर देखती है। वह साया उसे घूर रहा है। उसकी पीली आंखों के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वह पूरी तरह काले लिबास में है, जैसे किसी शैतान का दूत हो। तू, मैं कौन हूं? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? सीखा ने हकलाते हुए कहा। क्या तुम मुझे नहीं जानती? 2 कदम आगे आते हुए उस काले साए ने कहा। सही जवाब दो, मुझे तुम हो कौन? सीखा ने अपने डर को दूर कर हिम्मत से पूछा। श्रुति और नीरज बस यह सब देख रहे थे। आखिर सीखा बात किससे कर रही थी? उन्हें कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तुझसे ही जुड़ी हूं, तुम भूल गई? मेरी वजह से ही तुम्हारा अस्तित्व है। जी, तुम। साया सीखा के ठीक सामने आकर जोर से चिल्लाया। सीखा डर के मारे मुड़ गई और जोर जोर से कहने लगी, बंद करो, ये बंद करो। वैशाली अपनी शक्ति से उस साए को घर से बाहर जाने का आदेश देती है। मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें बुलाया था, अब मैं तुम्हें यहां से जाने का आदेश देती हूं। वैशाली, श्रुति, सीखा को यहां से ले जाओ। सीखा, श्रुति और नीरज तीनों छत पर वैशाली का इंतजार कर रहे थे। सीखा काफी समय से चुप थी। सीखा, तुम ठीक हो ना? यह सब होने के बाद तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या हुआ है तुम्हें? श्रुति ने सीखा के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। तभी वहां वैशाली आई। सीखा, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा यह शक्ति ताकतवर है। वह उस कमरे में थी, लेकिन मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसी शक्ति को देख नहीं पाई।
इसका यही मतलब है कि उसका होना और तुम्हारा होना एक बराबर है। श्रुति, आपका मतलब क्या है? वैशाली, मेरा मतलब है सीखा का अस्तित्व है क्योंकि वह है। यह बात मैं साफ साफ नहीं समझा सकती, मुझे बस इतना ही पता चल पाया है। सीखा, उसने तुमसे क्या कहा? सीखा, साफ साफ उसने भी कुछ नहीं कहा। उसका कहना आपकी बातों से मिलता जुलता था कि उसकी वजह से मेरा अस्तित्व है। वैशाली, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सीखा, मैं यह जान गई हूं कि इस सब से तुम्हें बाहर नहीं ला पाऊंगी। वह तुमसे आखिर कैसे जुड़ी है? यह तुम्हारे जन्म स्थान से या शायद तुम्हारे माता पिता बता पाएंगे। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर एक बात पक्की है, तुम्हारे पास समय कम है। श्रुति, समय कम है का क्या मतलब? वैशाली, मैंने जितना महसूस किया और सीखा ने जिस तरह बताया, उससे यही लग रहा है कि जैसे जैसे वह पास आ रही है, वह जल्द ही सीखा के शरीर पर कब्जा कर लेगी और फिर जो होगा वह सीखा के लिए ठीक नहीं होगा। सीखा, देखिए, मेरा जन्म मेरी नानी के यहां हुआ है और मेरे घर में सिर्फ मेरी मां है। उन्हें लकवा मार गया है, वह ठीक से बोल भी नहीं सकती, तो मैं कैसे? वैशाली, एक काम करो, पहले अपनी मां से मिलो और उन्हें सब बताओ। अगर उनसे कुछ पता न लगे तो तुम्हारे पास अपनी नानी के घर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। सीखा, जो मैं देख सकती हूं उसके मुताबिक तुम्हारी मां ही कुछ जानती होंगी। क्या तुमने उन्हें यह सब बताया है? सीखा, नहीं, वह फिक्र करेंगी इसलिए नहीं बताया। नीरज, तो चलें तुम्हारे गांव? सीखा, नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मां से कुछ पता नहीं चला तो क्या होगा? नानी का घर अब खंडहर बन चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ ही क्यों? श्रुति सीखा को संभालने के लिए आगे बढ़ती है। वैशाली, रुको श्रुति, तुम और नीरज अपने कमरे में जाने की तैयारी करो, मैं और सीखा आते हैं। श्रुति और नीरज उनकी बात मानकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सीखा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस सब से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। क्या आपको इस सब से डर नहीं लगता? वैशाली, तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो जो लोग मुझे दिखते थे उनके साथ मैं खेला करती थी, कितने सालों तक। जब मेरे माता पिता को मैंने उनके बारे में बताया तो वे सोचते थे कि मैं कल्पना कर रही हूं। बाकी रहे मेरे दोस्त तो उन्होंने मेरा मजाक ही बनाया। टीचर्स की शिकायतें भी बहुत आईं। फिर मैंने इन सब से निपटने का रास्ता खोजा। मेरी नानी ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि मैं सबसे लकी हूं। जब मैंने उनसे कहा कि मैं एक आम जिंदगी जीना चाहती हूं तो उन्होंने कहा, तुम भी आम जिंदगी जियोगी तो आम लोगों की मदद कौन करेगा? मैंने अपनी शक्तियों को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखा। पाया कि मैं जिसे देखना चाहूं वही आत्मा या शक्ति मुझे दिखेगी। फिर मैंने पढ़ाई पूरी की और लोगों की मदद में जुट गई। बचपन से डर कभी लगा ही नहीं। मैंने बहुत पहले किसी से सुना था कि शैतान डर को सूंघ लेता है। सीखा, हर परेशानी का रास्ता होता है, उसे ढूंढो तो जरूर मिलेगा। सीखा, थैंक यू, आपकी बातें सुनकर थोड़ी हिम्मत मिली। अब मैं पूरी ताकत से इस सब से लड़ूंगी। क्या आप हमारे साथ चल सकती हैं? वैशाली, नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे यहां रहकर ही तुम्हारी मदद करनी होगी ताकि तुम सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच सको। वहां जाकर मुझसे संपर्क में रहना और जैसे ही कुछ पता लगे मुझे बताना। और सुनो, हो सकता है वहां कुछ ऐसा हो जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो, पर हिम्मत मत हारना। सीखा। जी, सीखा, नीरज और श्रुति रात के 4 बजे ही लोनावला से सीखा कि गांव माधवपुर के लिए निकल पड़े। माधवपुर पहुंचने में 4 घंटे लगने वाले थे। चारों ओर काला अंधेरा छाया हुआ था। वैशाली के कहे मुताबिक जल्दी निकलना बहुत जरूरी था। नीरज, अच्छा हुआ कि वैशाली जी ने हमारी इतनी मदद की। अभी वो हमें सही सलामत पहुंचने तक उस साए से बचाए रख रही हैं। श्रुति, हां, सही कहा। यहां तक कि जब मैंने उन्हें पेमेंट देने की कोशिश की तो उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। बस इतना कहा कि सीखा का ध्यान रखना। सीखा, मैं इस बारे में बहुत लकी हूं कि मुझे इतने अच्छे दोस्त और इतने अच्छे लोग मिले जो बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। श्रुति, सीखा,
ये सब खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी। बस ये सब खत्म हो जाने दो। सीखा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बात पूरी तरह समझूंगी। ओके। नीरज, सीखा, अपने गांव के बारे में कुछ बताओ। कहाँ है, कैसा है, कौन कौन है वहां? सीखा, माधवपुर एक छोटा सा गांव है, पर अब वह गांव जैसा नहीं रहा। वैसे मेरे पापा का गांव निर्मलपुर है, जो माधवपुर से 3 घंटे की दूरी पर है। पर पापा के मरने के कुछ सालों बाद वहां हमारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया था। माधवपुर में मेरे मामा का एक घर है जहां हम जा रहे हैं। मेरे मामा ने यह घर हमें दे दिया और खुद नानी के साथ माधवपुर के बगल वाले गांव में रहने चले गए। मैंने अपनी पढ़ाई माधवपुर के पास के शहर से की। वैसे माधवपुर को गांव कहा जाता है, पर शहर के पास होने की वजह से वह किसी शहर से कम नहीं है। वहां बहुत सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कम शब्दों में कहूं तो रोजगार के अलावा सब कुछ है गांव में। जिनके पास जमीन है उन्हें नौकरी की चिंता नहीं, पर जिनके पास जमीन नहीं उनके लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। मुझे घर न चलाना होता तो मैं गांव छोड़कर मुंबई कभी नहीं आती। सीखा, थोड़ी देर चुप रहने के बाद, अगर मां की यह हालत न होती तो हम सब एक साथ मुंबई में रहते। पर अब मां को यह सब पता लगेगा, तब उन पर क्या बीतेगी। मैंने अब तक इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो पहले से बीमार हैं। इस सब के बीच मैंने कितनी बार उनका फोन नहीं उठाया। उनसे झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। उन्होंने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है और सबसे लड़ाई की है। श्रुति, सीखा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि यह साया तुम्हें ही क्यों दिखता है। अगर वह कोई अलग शक्ति है, जैसे कि इंसान नहीं है, तो साफ है कि वह भूत प्रेत ही होगा। हमने बहुत शौक से कितनी हॉरर फिल्में देखी हैं और कितनी कहानियां सुनी हैं, पर तुम्हारा किस्सा अलग ही है। न तो वह किसी और को दिखता है, न ही तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है। हां, यह बात है कि फिल्में असल जिंदगी से बहुत अलग होती हैं, पर फिर भी। सीखा, शुरुआत में मैं यह सोचकर इस बात से भाग रही थी कि यह सच नहीं है, पर यही मेरा वहम था कि यह सब झूठ है। तुम नहीं जानती, जब कोई दूर से भी तुम्हें घूर रहा हो तो कैसा लगता है। सबसे डरावना तब लगता है जब आसपास कोई नहीं हो और वह साया तुम्हें लगातार घूर रहा हो। मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर कई बार मेरे शरीर पर नाखूनों के निशान दिखते हैं। थोड़ी देर रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैंने जितना पहले भूत प्रेत के बारे में सोचा था, यह उससे अलग जरूर है, पर डर उतना ही है। पर इतना जरूर है कि इसके पीछे भी एक शैतान है। 10 बजे के करीब तीनों माधवपुर पहुंच गए। बड़े बड़े खुले घर और चारों तरफ हरियाली। जो लोग शहर से पहली बार गांव आते हैं, उनके लिए यह नजारे अद्भुत होते हैं। खूबसूरत वादियां, खेतों की रक्षा करते हुए बड़े बड़े पहाड़ जो चारों ओर पहरा लगा के खड़े हैं। गांव के बीच सीखा का घर, पूरी तरह लकड़ी से बना हुआ। नीरज, वाह, ऐसा होता है गांव जिसके बारे में मेरी मां कई बार कहा करती थी। मैंने ऐसे गांव की धरती पर कितने सालों बाद कदम रखा है, पर यह हालात में आना पड़ेगा, यह नहीं सोचा था। श्रुति, सही कहा, एक बार सब खत्म हो जाए तो छुट्टियां मनाने यहां जरूर आएंगे। अभी चलो अंदर चलते हैं, सीखा हमारा इंतजार कर रही होगी। नीरज और श्रुति सीखा की मां से मिलते हैं। सीखा उन्हीं के पास बैठी होती है। सविता ने उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम पहले ही कर दिया था। अचानक सीखा का यूं आ जाना सीखा की मां के लिए हैरान कर देने वाली बात थी। वो सीखा को देखकर बहुत खुश थी, पर श्रुति और नीरज की वजह से उन्होंने अभी कुछ कहना ठीक नहीं समझा। सीखा, मां, आप 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही हो? अगर आप खाओगी नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। सविता, दीदी, चाची तुम्हारी कुछ दिनों से बहुत फिक्र कर रही हैं। सीखा, अब मैं आपके सामने हूं और ठीक भी, आप फिक्र मत कीजिए, आज हम साथ में खाना खाएंगे। दीदी, खाना निकालिए, हम आते हैं। सीखा को अपनी परेशानी मां से कैसे कहनी है, ये समझ नहीं आ रहा। मां की तबीयत पहले से ठीक नहीं है और ऊपर से मेरी फिक्र कर रही हैं। कैसे कहूं उन्हें? श्रुति, तुम्हें उनसे बात करनी होगी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
हो सकता है कि वो हमें बताए कि यह सब क्यों हो रहा है। हम तुरंत कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। नीरज, सीखा, हमें आज रात को ही उन्हें सब बताना होगा, ठीक है? बस एक बार बात कर लो। तीनों दोपहर का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आज सीखा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसे बार बार बुखार आ रहा था और जा रहा था। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। सीखा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी जब उसे वही हवा महसूस हुई, वही हवा जो तब आती है जब वो आने वाला हो। सीखा अपने आसपास के वातावरण को बहुत करीब से महसूस करती है। वह प्रकृति के हर बदलाव को जानती है। वह प्रकृति प्रेमी है। सीखा की निगाहें कमरे के चारों ओर घूम रही थीं। वह चाहती थी कि जिस बात का उसे डर है वह सच न हो जाए। तभी उसका ध्यान अपने फोन पर गया, जिसे उसने सोने से पहले साइलेंट कर दिया था। फोन वाइब्रेट हो रहा था। वैशाली का फोन आया था। वह तुरंत फोन उठाती है। सीखा। हेलो। वैशाली। सीखा, क्या तुम लोग वहां सही सलामत पहुंच गए और क्या तुमने कुछ पता लगाया? सीखा। हाँ, हम अभी मेरे घर पर हैं। मैंने अभी तक कुछ पता नहीं किया है। मैं कुछ ही देर में अपनी मां से बात करूंगी। बात होने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी। वैशाली। सीखा, जो करना है जल्दी करो। मैं तुम्हें बता दूं, वह मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई है। मतलब या तो वह तुम्हारे आसपास है या तुम उसके आसपास हो। सीखा। मैं कैसे? वैशाली, तुम्हें इन ताकतों का अंदाजा नहीं है। कब वह तुम्हें अपने पास बुलाए यह तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अकेले मत रहना, खासकर रात में। हो सके तो एक से ज्यादा लोगों के साथ रहो और जल्दी कारण का पता करो। सीखा डरते हुए। ठीक है। सीखा तुरंत अपने कमरे से श्रुति के कमरे में जाती है और नीरज को भी वहीं बुलाकर वैशाली की बताई सारी बातें बताती है। नीरज के कहने पर सीखा इस वक्त अपनी मां से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों सीखा की मां से मिलने उनके कमरे में जाते हैं। रात के 9 बजने को हैं। सविता भी वहीं है। सीखा। मां, मुझे आपसे बात करनी है। सीखा ने एक एक कर अपने साथ जो कुछ भी हुआ अपनी मां को बताया। मैंने अब तक इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मां, सिर्फ इतना बताओ कि मेरे जन्म के समय कुछ अलग हुआ था क्या? सीखा की मां की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सविता को इशारा करती हैं कि वह सीखा को उनकी बात समझाए। सविता। दीदी, चाची कह रही हैं, वह आपसे माफी मांग रही हैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसकी वजह चाची हैं, पर उन्हें भी यह नहीं पता था कि बीता कल इस तरह सामने आएगा। तीनों गहराई से सविता की बातों को सुन रहे थे। सीखा की नजरें सिर्फ और सिर्फ अपनी मां पर टिकी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मां इस सब से कैसे जुड़ी हो सकती हैं। सविता, चाची कह रही हैं, जब मैं शादी करके ससुराल गई तब सब कुछ ठीक था। सीखा के पापा भी एक अच्छे इंसान थे। शादी के 5 साल तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, न ही कोई आशा बची थी। मैंने हर तरह की दवाई और दुआ की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सास और जेठानी के ताने, समाज के ताने, ये सब मेरी रातों की नींद छीन लेते थे। सीखा के पापा उस समय भी मेरा हौसला बढ़ाते थे। उन्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए मेरा साथ ही काफी था, पर कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि वह मेरा मन रखने के लिए ऐसा कहते थे। फिर कुछ साल बाद एक मंदिर में मुझे एक पंडित मिले। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी कुंडली में 2 बच्चों का योग है। मैंने और इंतजार किया, पर कोई नतीजा नहीं मिला। कुछ और साल बीत गए। लोगों के तानों से बचने के लिए मैं अक्सर अपनी मां के पास जाती थी, पर कब तक? इसलिए मैंने अपनी कमी को स्वीकार किया और तानों के साथ जीने का फैसला किया। एक बार जब मैं अपनी मां के घर जा रही थी, बस में मुझे 2 महिलाएं मिली जो किसी ऐसी औरत को जानती थीं जो हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। मुझे एक आशा जगी। मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। उनसे पता लेकर मैं उस औरत से मिलने गई, पर यह बात मैंने किसी से नहीं की थी। सीखा के पापा इस सब को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन एक मां के लिए यह आखिरी आशा थी। इसलिए मैं मां के घर जाने के बहाने उस औरत से मिलने उसके बताए पते पर गई। आज काली अंधेरी रात है। आसपास खेतों के बीच से भेड़ियों की आवाजें आ रही हैं
उस बीच सीखा कि माँ की कही हुई बातें साफ साफ यही इशारा कर रही हैं कि सीखा के लिए अब कुछ दिन और भयानक गुजरने वाले हैं। सविता ने सीखा कि माँ द्वारा कही गई बातें सुनाना शुरू किया। सविता ने कहा, चाची कह रही हैं, मैंने सबसे कहा कि मैं माँ के घर जा रही हूं, पर उस बहाने मैं उस औरत से मिलने माधवपुर से 2 घंटे की दूरी पर आए बांद्रपुर पहुंची। वहां जाकर मैं उस औरत से मिली। वह दिखने में कोई साधारण औरत नहीं थी। बड़ा सा घर था। उसके घर में बहुत अंधेरा था। मुझे लगा, क्या मैं सही जगह पर आई हूं? भला इस खंडहर में कौन रहेगा? यह सोचकर मैं वहां से मुड़ने ही वाली थी, तभी मेरे पीछे से आवाज आई, तुम यहां नहीं आई, मैंने तुम्हें बुलाया है, सही जगह आई हो, दाईं ओर की सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। ऊपरी मंजिल पर खड़ी उस औरत ने कहा। मैं बिना समय गंवाए सीधे उसके पास गई। वह 70 साल की बूढ़ी औरत लग रही थी। काले कपड़े, खुले बाल, चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां जो उसकी उम्र को साफ साफ दिखा रही थीं। लेकिन मैंने सोचा, जिसके पास ऐसी शक्तियां होती हैं वे ऐसे ही रहते होंगे, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हम एक बड़े से कमरे में गए जहां एक बड़ा सा चक्र था। उस चक्र को समझना मुश्किल था। चक्र के एक ओर मैं बैठी हुई थी और दूसरी ओर वह औरत। हमारे बीच बातचीत शुरू हुई। आपने मुझे यहां कैसे बुलाया? मैंने पूछा। मैं हर दुखी इंसान का पता जानती हूं जिसे मेरी जरूरत होती है, जिसे उस ऊपर वाले ने नहीं सुना। अब बताओ, क्या चाहिए, लड़का या लड़की? वह औरत एक अजीब सी मुस्कान देते हुए बोली। मेरे मन की बात बिना कहे ही वह जान गई, इसीलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा हो गया। मैंने तुरंत उत्सुकता में कहा, मुझे बस अपनी कोख भरी हुई चाहिए। कितने सालों से मैंने ऐसे किसी चमत्कार का इंतजार किया था, पर निराशा के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, पर मेरी एक बात जान लो, जो मांगा जाएगा वह वापस देना भी होगा, समझी? मतलब, आपका क्या मतलब है? मैं जानती थी कि तुम नहीं समझोगी। मेरा मतलब है जीवन के बदले जीवन, उसने बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहा। क्या? मैं अपने बच्चे के लिए किसी और का जीवन कैसे दे दूं? इतने सालों तक तुमने उस ऊपर वाले से मांगा, उसने दिया नहीं ना? तुम्हें तुम्हारा बच्चा शैतान देगा, उसके बदले में वह कुछ तो लेगा ही। शैतान का उसूल है जीव के बदले जीव। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं कैसे क्या? तुम्हारी कुंडली में 2 बच्चों का योग है। पहले बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें दूसरा बच्चा होगा, तो पहला बच्चा तुम रखना, दूसरा बच्चा मुझे देना। अब उस औरत की मुस्कान गंभीरता में बदल गई। नहीं, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूं भला? नहीं, मैंने घबराए मन से कहा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे दूसरे बच्चे का जीवन बहुत कम है। मैं तो बस तुम्हें उस समय हो रही पीड़ा से मुक्ति दिलाऊंगी। उस बच्चे को जब तुम मेरे पास लाओगी, तब मैं भला उसे मारूंगी? वह मेरे पास उचित समय तक रहेगा, और जब उसकी मौत आएगी मैं उसे शैतान को दे दूंगी। यह तुम्हारा फैसला है। जल्दी बताओ, मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। अब मैं तुम्हारे दूसरे बच्चे के जन्म के समय यहां रहूंगी, बस। उस औरत ने कहा। एक पल के लिए मैंने वहां से उठकर जाने का सोचा, पर मुझे याद आया कि उस पंडित ने कहा था कि मुझे जल्द ही 2 बच्चों की माता बनने का अवसर मिलेगा। इसलिए मुझे लगा कि यही अवसर की बात कर रहे थे पंडित जी। मुझे उस औरत पर भरोसा हो चुका था। वह पहले से सब जानती थी। वही है जो मेरे इतने सालों की इच्छा को पूर्ण कर सकती है और मुझे मां बनने का सुख दे सकती है। मैंने तुरंत हां कह दिया। उसने कहा, ठीक है, कल से तुम कुछ दिनों तक कोई पूजा पाठ नहीं करोगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, पर एक बात याद रखना, जो मांगा वो पाया, जो पाया उसे देना। यही है शैतान का नियम बना। जो चुके अपने किए से, वह आएगा स्वयं लेने अपना दिया। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर वहां से निकल आई। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे मन ने जैसे सही गलत का फर्क मिटा दिया था। मैं इतनी स्वार्थी बन गई कि भूल गई मैंने कितनी बड़ी मुसीबत अपने सिर ले ली है। कुछ दिनों बाद मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली। सीखा, हम सब बहुत खुश हुए। तुम्हारे आने के 2 साल बाद मुझे दूसरे बच्चे के तौर पर एक लड़का हुआ। वह हूबहू तुम्हारी तरह दिखता था। सीखा,
पर मेरे मन में हरदम डर लगा रहता था कि कैसे मैं अपने एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे को कुर्बान करूं। मैंने कुछ दिन इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने परिवार की खुशी में सब कुछ भूल गई। हमने अपने दूसरे बच्चे का नाम नीरव रखा, पर मैं कब तक अपने किए से भाग सकती थी। नीरव 2 महीने का हुआ। उस दिन रात को जब मैं घर के पीछे बर्तन साफ कर रही थी, तब मुझे झाड़ियों से कोई पुकारता हुआ लगा। मुझे शायद पता था ये कौन हो सकता है। हां, मेरा शक सही था। वह कोई और नहीं, वही औरत थी। तुम भी दूसरों की तरह वही गलती दोहरा रही हो। बच्चे के मुंह में शैतान के नियम के खिलाफ मत जाओ, बहुत पछताओगी, उस औरत ने कहा। नहीं नहीं, मैं जल्द ही अपने दूसरे बच्चे को लेकर आपके पास पक्का आऊंगी, मुझे बस समय चाहिए, मैंने घबराहट में कहा। बहुत समय है तुम्हारे पास, पर एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी बातों से मुकर गई तो वह खुद तुम्हारे पहले बच्चे के 25 साल के होने पर उसे लेने जरूर आएगा। पहले वह उसे अपने बस में करेगा, फिर उसकी बलि देगा, और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो उसने दिया वह जरूर लेने आएगा। इतना कहकर वह औरत जंगल की ओर चल पड़ी। मैं पूरी तरह डर गई थी। मैंने यह क्या कर दिया? अब मैं अपने आप से दूसरे बच्चे को कैसे दूर करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि एक बच्चे की कुर्बानी मुझे देनी ही होगी। मैं मौका देखकर नीरव को उस औरत को दे आऊंगी। नीरव, अपनी मां को माफ कर देना। उस रात मैंने चाहा कि नीरव को आधी रात को लेकर निकल जाऊं, पर वह अपने पापा के पास उस रात सोया हुआ था। अगली सुबह नीरव की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ रहा था। सीखा कि दादी ने बड़े उपाय किए जिससे उसका बुखार कुछ कम हुआ, पर थोड़ी देर में फिर बुखार आता और चला जाता। उसी रात कुएं से पानी निकालते वक्त जैसे ही मैंने पानी का बर्तन उठाकर मुड़ा, मेरा पैर फिसल गया। इससे मेरी पीठ पर बहुत गहरी चोट आई। डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते तक बिस्तर से उठने से मना कर दिया, पर नीरव की तबीयत और बिगड़ती गई। गांव के वैद्य जी ने हमें कहा कि यहां से 4 गांव दूर एक और वैद्य हैं, उन्हें नीरव को दिखाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। बहुत आपत्ति का समय था। बिस्तर से मेरा उठना असंभव था, इसलिए सीखा के पापा ने मुझसे कहा, तुम आराम करो, मैं नीरव को लेकर जाता हूं, शाम तक लौट आऊंगा। इतना कहकर वो सवेरे की बस से प्रहलादगंज जाने के लिए निकले। शाम को लौटने का कहकर गए थे, लेकिन रात तक भी नहीं आए। मैंने कुछ लोगों से कहकर उन्हें गांव के बाहर खोजने को कहा। थोड़ी देर बाद एक खबर आई जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वैद्य से मिलकर लौटते समय सीखा कि पापा जिस बस में आ रहे थे वह बस खाई में गिरी मिली। उस बस का कोई भी यात्री नहीं बचा। इससे ज्यादा बुरा मेरे लिए और क्या हो सकता था। मैंने अपना बच्चा और पति दोनों को एक साथ उस हादसे में खो दिया। सीखा के पापा के जाने के कुछ ही महीनों के बाद मेरा उस घर में रहना मुश्किल हो गया। सीखा की दादी ने मुझे मनहूस मान लिया और उन्होंने मुझे उस घर से निकाल दिया। मैं जल्द ही वह घर छोड़कर अपने भाई के पास आ गई। उन्होंने मुझे और सीखा को रहने के लिए यह घर दिया। यहां आने के बाद मैं फिर उस औरत से मिलने गई ताकि जान सकूं कि अब मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं, लेकिन वहां सिवाय उस खंडहर घर के और कुछ नहीं था। आसपास पता करने के बाद किसी ने बताया कि वहां रहने वाली औरत कुछ ही दिनों पहले मर गई। तब मैंने सोचा कि उस औरत के मरने के साथ यह सब खत्म हो गया है। अब मुझसे मेरी बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता। उसके बाद मुझे इस बीमारी ने जकड़ लिया। मैं सीखा को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे पढ़ाया लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया। मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं है। वह शैतान औरत के रूप में सीखा को लेने आ रहा है। सीखा यह सुनकर हैरान रह गई। उसके लिए यह सब बहुत भयानक था। उसकी मां ने उसे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। हमेशा यही कहा कि उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई। सीखा अपनी मां से अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब चाहती थी। मां, आपने यह ठीक नहीं किया। इससे अच्छा तो होता कि मेरा जन्म ही ना हुआ होता। क्यों मुझसे यह सब छुपाया? बोलो। मुझे लगा कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आप थोड़ी बहुत गलत हो सकती हैं, लेकिन जो आपने किया वह बहुत गलत है। सुना आपने?
सीखा रोते रोते अपनी मां से कहती है। सीखा की मां के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू लगातार बह रहे हैं। सविता उन्हें संभाले हुई है, लेकिन वह सीखा की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रही हैं। सीखा, संभालो अपने आप को, हम वैशाली जी से बात करते हैं, वो कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी, श्रुति ने कहा। नीरज ने तुरंत वैशाली को फोन लगाया और उन्हें सब कुछ बताया। वैशाली के कहे अनुसार जीवन के बदले जीवन ही देना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब तो बस हमारे पास सीखा के 25 साल पूरे होने तक का ही समय है। जिस तरह वह आ चुकी है, उससे साफ लग रहा है कि सीखा के 25 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। वैशाली ने कहा, मैं यहां से उसकी शक्ति को कम करने की कोशिश करूंगी, तुम सब कल सुबह यहां आ जाओ। वैशाली के कहे अनुसार सुबह जल्दी ही तीनों ने माधवपुर से निकलने का फैसला किया। रात भर तीनों ने लिविंग रूम में जागने का निर्णय लिया ताकि वे सीखा के साथ रह सकें। सुबह 5 बजते ही निकलने की तैयारी शुरू कर दी। सीखा, तुम्हारा जन्मदिन आखिर है कब? तुम कब 25 साल की हो रही हो? नीरज ने सीखा की ओर देखते हुए पूछा। परसों ही, सीखा ने कहा। क्या, यानी हमारे पास बस कल का ही दिन है? और क्या वैशाली जी हमारी मदद कर पाएंगी? नीरज ने कहा। पता नहीं, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, श्रुति ने कहा। इतना सब कुछ होने के बाद अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। क्या फायदा ऐसे जीवन का जो शैतान से मिला हो? मैं अपने लिए किसी और का जीवन कभी भी दांव पर नहीं लगाऊंगी। कल वैशाली जी कुछ कर पाती हैं तो ठीक, वरना मैं खुद उस शैतान के हवाले हो जाऊंगी। नहीं सीखा, हम यह नहीं होने देंगे, अंत तक साथ लड़ेंगे। बुरी शक्तियां कभी भी अच्छी शक्तियों को हरा नहीं सकती, नीरज ने कहा। हां, बिल्कुल सही कहा नीरज ने। सीखा, मेरी बात सुनो। मेरी दादी ने मुझे कहा था कि जो इंसान खुद की मदद नहीं करता, भगवान उसकी मदद नहीं करता। इसलिए पहले तो यह कहना बंद करो कि तुम्हारा जीवन शैतान का दिया है। उस ऊपर वाले से ज्यादा शक्तियां किसी और में नहीं हो सकती। उसकी मर्जी के बिना तुम्हारा जीवन संभव नहीं है, श्रुति ने सीखा को हिम्मत देते हुए कहा। सीखा भी पूरी तरह से आने वाली मुश्किलों से लड़ने को तैयार थी। सुबह के 5 बजने को हैं। सब सामान गाड़ी में रख दिया गया है। श्रुति और नीरज गाड़ी के पास सीखा का इंतजार कर रहे हैं। सीखा अपनी मां से मिलने उनके कमरे में गई। मां, अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही आऊंगी। अगर नसीब में तुमसे मिलना लिखा होगा तो। इतना कहते हुए सीखा वहां से निकल आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसके मन में अभी भी अपनी मां के लिए नाराजगी थी, लेकिन साथ ही उनकी चिंता भी बहुत थी। सीखा, मेरी बेटी, आज तुमसे आंखें भी नहीं मिला पा रही हूं, मुझे माफ कर देना। सीखा को जाते देख सीखा की मां ने अपने मन में कहा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मां का ध्यान कौन रखेगा? सब ठीक रहा तो मैं जल्द ही अपनी मां को मुंबई ले आऊंगी, हमारे साथ एक साथ रहेंगे हम। सीखा अपने भविष्य के सपने बुन रही है, लेकिन वह खुद भी नहीं जानती कि आखिर भविष्य में लिखा क्या है। सीखा सविता को कुछ पैसे देकर अपने घर से निकलती है। बाहर नीरज और श्रुति कार के पास खड़े सीखा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई और भी है जो सीखा का इंतजार कर रहा है। श्रुति और नीरज के ठीक बगल में वह साया खड़ा है जिसने एक भयानक औरत का रूप लिया है। सीखा को शायद यह पहले से पता था, इसलिए अब वह पूरी तरह से उससे लड़ने को तैयार थी। सीखा उसे नजरअंदाज कर कार में आकर बैठ जाती है। नीरज ने कार स्टार्ट की और देखते ही देखते वे लोग माधवपुर से बाहर आ गए। सीखा खिड़की पास बैठी हुई बाहर की ओर देख रही है। बार बार वही साया थोड़ी थोड़ी देर में उसे दिख रहा है। सीखा अपनी आंखें बंद कर लगातार सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन नींद है कि उससे दूर भाग रही है। माधवपुर पार किए हुए उन्हें 2 घंटे हो चुके हैं। उसी वक्त लगातार ड्राइविंग के बाद नीरज के फोन पर लगातार मैसेज की नोटिफिकेशन आने लगती है। नीरज कार ड्राइव कर रहा था, इसलिए उसने श्रुति को अपना फोन मैसेज पढ़ने के लिए दिया। यह मैसेज तो वैशाली जी के हैं। उन्होंने लिखा है, मुझे अभी फोन करो, श्रुति ने मैसेज पढ़ते हुए कहा। सीखा और नीरज ने श्रुति से तुरंत कॉल करने को कहा।
फोन की रिंग जा रही थी। कुछ 4 बार बेल बजने के बाद वैशाली ने फोन उठाते हुए कहा, कहाँ हो तुम लोग? कब से फोन कर रही हूं, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। सब ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं। अभी हम माधवपुर से 2 घंटे की दूरी पर हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? श्रुति ने कहा। फोन स्पीकर पर रखो श्रुति, मुझे सीखा से बात करनी है, वैशाली ने कहा। हाँ, मैंने कर दिया। अब आप बताइए, श्रुति ने फोन स्पीकर पर रखते हुए कहा। क्या वह तुम्हें दिख रही है, सीखा? और कब से? वैशाली ने कहा। हाँ, तब से दिख रही है जब से हम मेरे घर से निकले हैं। पर हुआ क्या है? सीखा ने डरते हुए कहा। आज सुबह मेरे पास कुछ लोग एक आदमी को लेकर आए जिसे पर एक शैतानी साया था। उन्हें मेरी मदद चाहिए थी, इसलिए जैसा कि मेरे पूरे घर का निर्माण वास्तु के साथ एक पावरफुल एनर्जी से हुआ है, तो इस वजह से उस आदमी ने घर के अंदर पैर तक नहीं रखा। मैं जब उस आदमी से शैतान का साया निकाल रही थी तो उस साये ने जाते समय मुझे बस इतना कहा, मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। इसका साफ मतलब था कि वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा, बस एक मौके की देर है। इसलिए तुम जहां भी हो अब कोई सुरक्षित जगह देखकर रुक जाओ। मैं तुम लोगों को लेने खुद वहां आती हूं, मैं अभी रास्ते में ही हूं, वैशाली ने कहा। नीरज, ठीक है, हम अब शायद बांद्रपुर पहुंचने को हैं, वहीं कहीं हमारा रुक जाना ठीक होगा, नीरज ने कहा। ठीक है, और हां सीखा, सुनो मेरी बात, चाहे कुछ भी हो, अगर वह शैतान तुम्हारे सामने आए तो उसकी आंखों में मत देखना, ठीक है? अगर तुम उसके वश में आ गई तो बहुत मुश्किल होगी, वैशाली ने कहा। जी ठीक है, वैसे भी आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है, सीखा ने वैशाली से कहा। तीनों अपने कहे के मुताबिक बांद्रपुर के हाईवे पर पहुंचने ही वाले थे। श्रुति और सीखा आने वाले खतरे से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हैं, एक दूसरे को हिम्मत देते हुए। सीखा, मैं तुम्हारा साथ हूं, तुम जितना हो सके स्ट्रांग रहना, ओके? श्रुति ने कहा। मुझे पता है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम साथ हो, मुझे कोई डर नहीं, सीखा ने कहा। अरे भाई, तुम लोगों तो मुझे भूल ही गए। इतना कहते ही जैसे नीरज पीछे की तरफ देखने को मुड़ा, तभी सीखा और श्रुति जोर से चिल्लाते हुए बोले, नीरज आगे देखो। नीरज की गाड़ी के आगे कोई जंगली जानवर आ जाता है। जैसे तैसे वह उस जानवर को बचाने के लिए गाड़ी एक कच्चे रास्ते में डाल देता है। अब नीरज का कंट्रोल उसकी कार से खो चुका था। गाड़ी सीधे जंगली झाड़ियों को चीरते हुए एक बड़े पेड़ से टकरा गई। नीरज के सिर से खून बह रहा है। श्रुति भी पिछली सीट पर बेसुध पड़ी है, पर इस सब के बीच सीखा का कोई अता पता नहीं है। एक सुनसान हाईवे पर एक दुर्घटना हुई है। वहीं पास ही सड़क के किनारे एक मील का पत्थर पर लिखा हुआ है, बांदरपुर 0 किलोमीटर दूर। नीरज के कान में फोन की हल्की सी रिंग की आवाज सुनाई देती है। वह अपने सिर पर हाथ रखकर आसपास देखता है। गाड़ी के बोनट से धुआं निकल रहा है। दोनों आंखों पर जोर देकर नीरज धीरे से अपनी पिछली सीट की ओर देखता है। श्रुति अभी भी बेसुध है। लगातार फोन की रिंग बजती जा रही है, किंतु नीरज को श्रुति और सीखा की चिंता हो रही है। नीरज जोर देकर कार का दरवाजा खोलता है और कार से बाहर निकलता है। उसे श्रुति पिछली सीट पर दिखाई देती है, लेकिन आसपास कहीं भी सीखा नहीं है। सीखा, सीखा, कहां हो तुम? श्रुति उठो, सीखा कहां है? नीरज ने श्रुति को कार से बाहर निकालते हुए कहा। क्या सीखा मेरे ही तो साथ थी? कहां है सीखा? नीरज, श्रुति ने डरते हुए कहा। श्रुति, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हें अपना फोन दे रहा हूं, किसी को अपनी मदद के लिए बुला लो, मैं सीखा को आसपास खोजता हूं, नीरज ने कहा। नीरज दुर्घटना के आसपास दूर दूर तक सीखा को खोजने लगता है। वहां श्रुति नीरज के फोन में वैशाली के कई सारे मिस कॉल देखती है, इसलिए वह उन्हें फोन कर सब कुछ बताती है। नीरज, नीरज, यहां आओ। क्या तुम्हें सीखा मिली? श्रुति ने कहा। नहीं, कहीं नहीं, पता नहीं कहां है सीखा, नीरज ने हांफते हुए कहा। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तब वैशाली जी के कई फोन आ चुके थे, इसलिए मैंने उन्हें ही हमारी मदद के लिए फोन किया है। वो इस हाईवे पर ही हैं, हमें हिम्मत करके यहां से निकलकर उनके पास जाना चाहिए। वो हमारी मदद करेंगे। सीखा को उनके साथ मिलकर ढूंढना ठीक होगा।
हमें अभी निकलना चाहिए, श्रुति ने कहा। श्रुति और नीरज कुछ ही देर में हाईवे पर आ जाते हैं। वहां उन्हें वैशाली और उनके 2 साथी मिलते हैं। तुम दोनों बैठो यहां, ये लोग तुम्हारी मरम्मत कर देंगे, अपने साथियों को इशारा करते हुए वैशाली ने कहा। कहां होगी सीखा? हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा, नीरज ने वैशाली से कहा। 1 मिनट, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम जरूर कुछ तो भूल रहे हैं, वैशाली ने आसपास देखते हुए कहा। जैसे कि क्या? श्रुति ने पूछा। अगर दुर्घटना के बाद तुम्हारा यह हाल हुआ तो सीखा को भी थोड़ी बहुत चोट तो आई होगी। ऊपर से यहां दूर दूर तक उसका कोई पता नहीं है। इस तरह सोचा जाए तो वह अकेली कहीं नहीं गई होगी, या उसे जबरदस्ती ले जाया गया है या वश में कर लिया गया है। बस ये पता नहीं चल रहा है आखिर सीखा कहां है, वैशाली ने कहा। यानी वो सीखा को अपने साथ ले गई, श्रुति ने कहा। लग ऐसा ही रहा है। तुम लोगों का एक्सीडेंट कितने बजे के करीब हुआ होगा, वैशाली ने कहा। करीब सुबह 11 बजे, नीरज ने कहा। अभी दोपहर के 3 बजने को हैं। तुम लोगों को काफी देर तक होश ही नहीं था, इसलिए तुम्हें सीखा का पता होना असंभव है। वो जरूर उसे अपने साथ ले गई है। 1 मिनट, सीखा की मां उस औरत से मिलने किस गांव में जा रही थी? हो ना हो वो वहीं सीखा को ले गई होगी, वैशाली ने जोर देते हुए नीरज और श्रुति से कहा। क्या? हां, सीखा की मां ने कहा था उस गांव का नाम, पर अभी याद करना मुश्किल हो रहा है। क्या था नाम उस गांव का? नीरज याद करने की कोशिश करते हुए। हां, कोई तो नाम कहा था आंटी जी ने, पर क्या वही याद नहीं आ रहा है, श्रुति ने इधर उधर देखते हुए कहा। जल्दी याद करना होगा, अभी दिन है, अगर रात हो गई तो सीखा को ढूंढना मुश्किल होगा, वैशाली ने कहा। मैं अभी सीखा के फोन से सीखा की मां को फोन करती हूं। ओह, सीखा का फोन तो कार में रह गया, नीरज ने कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग उधर देखिए। श्रुति ने अपना हाथ सड़क के किनारे पड़े मील के पत्थर की तरफ किया। बांदरपुर 0 किलोमीटर, यानी यही गांव है जहां सीखा की मां उस औरत से मिली थी, नीरज ने कहा। बिल्कुल सही, तभी तो उसने तुम लोगों को यहां रोका। अब उस औरत का घर ढूंढना होगा, आसपास के गांव में जाकर पता लगाना होगा। यहां कहीं कोई खंडहर पड़ा बड़ा सा घर है, इस तरह ही पता लगेगा सीखा आखिर कहां है, वैशाली ने कहा। नीरज और श्रुति वैशाली के साथ मिलकर आसपास के गांव में लोगों से पूछते पूछते एक घर का पता लगाते हैं जो यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़े बड़े ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरता एक कच्चा रास्ता सीधा उस घर को जाकर मिलता था। हमें पैदल ही जाना होगा, यहां कार ले जाना बहुत मुश्किल है, नीरज ने कहा। चलो एक साथ चलते हैं, तुम दोनों कार के पास रुको, वैशाली ने अपने साथ आए दोनों साथियों से कहा। शाम के 5 बज रहे थे, फिर भी गहरा अंधेरा छा रहा था। सूरज आज जल्दी छिपने को जा रहा हो ऐसा लग रहा था। तीनों ही उस घर के बाहर रुके। वैशाली घर के चारों ओर चक्कर लगाकर रुक गई। क्या हुआ वैशाली जी, हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, नीरज ने वैशाली से पूछा। सीखा यही है, पर अंदर बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसे शैतान से मिल रही हूं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसकी शक्तियों और कमजोरी का पता लगाकर ही अंदर जाना ठीक होगा, वैशाली ने कहा। शक्तियां तो बहुत हैं, वो तो समझे, पर शैतान की कमजोरी क्या है, श्रुति ने पूछा। दुश्मन की कमजोरी का पता उसके पास रहने से ही चलता है, इसलिए अब समय आ गया है उससे मिलने का। चलो अंदर। पर हां, एक बात याद रखना, अगर वो तुम्हें दिखे नहीं तो उससे बचना मुश्किल है, तो तुम दोनों संभल के रहना, वैशाली ने कहा। बांदरपुर शाम के 6 बजने को है। तीनों उस खंडहर बने घर के अंदर जाते हैं। पूरा घर खाली पड़ा है, चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया है। वैशाली ने श्रुति और नीरज को एक साथ रहने को कहा है। मकड़ियों ने जाले बनाने के लिए कोई कोना छोड़ा नहीं है, हर जगह बड़े बड़े मकड़ियों के जाले बने हैं। नीचे की ओर एक बड़ा सा कमरा है, कमरे के दाईं ओर सीढ़ी लगी है। हमें ऊपर की ओर जाना होगा, वैशाली ने कहा। तीनों ही ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर 2 कमरों से सजा एक बड़ा सा कमरा है। वैशाली बड़े से कमरे की बाईं ओर जाती है, उसके पीछे श्रुति और नीरज भी जाते हैं। कमरे
खोलते ही उन्हें सीखा एक चक्र में बेसूद मिलती है। श्रुति सीखा को देख उसके पास जाने को करती है, तभी वैशाली उसे रोक देती है। 1 मिनट श्रुति, तुम्हारा वहां जाना सुरक्षित नहीं होगा। तुम्हें शायद वो नहीं दिखाई दे रहा है जो मैं देख रही हूं, वैशाली ने कहा। क्या मतलब है? नीरज ने पूछा। वो तुम्हें नहीं दिख रही है जो सीखा की बलि देने की तैयारी कर रही है, वैशाली ने सामने की ओर हाथ करते हुए कहा। कहां? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, श्रुति ने कहा। तुम दोनों यहीं खड़े रहो, जब मैं कहूं तब मेरी मदद के लिए आगे आना, वैशाली ने कहा। वैशाली जब धीरे से उस चक्र में अपना एक पैर रखती है, वैसे ही उसे एक झटका सा लगता है, पर फिर भी बिना रुके वह चक्र में प्रवेश करती है। बाद में वैशाली सीखा को होश में लाने के लिए उसके गालों पर थपथपाती है। कुछ देर ऐसा करने पर सीखा को होश आ जाता है। श्रुति और नीरज वहीं खड़े यह सब देख रहे थे। एक तरफ जैसे ही सीखा को होश आता है, वह वैशाली और उस साए को अपने सामने देखती है। उसके कानों में जोर जोर से एक ही वाक्य सुनाई देता है, जिस वजह से वह अपने दोनों कान हाथों से जोर से बंद कर देती है। जो मांगा वो पाया, जो पाया वो देना होगा। बंद करो इसे, सीखा ने कहा। तुम डरो मत, सामना करो अपने डर का, सीखा, वैशाली ने कहा। श्रुति और नीरज कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, आखिर हो क्या रहा है। तभी सीखा जमीन पर बैठकर एकदम से बिल्कुल चुप हो जाती है। सीखा, तुम ठीक हो? कुछ तो बोलो, क्यों चुप हो गई, वैशाली ने कहा। इतने में सीखा खड़ी होकर उस चक्र से बाहर निकलकर छत की सीढ़ियों की ओर चलने लगती है। वैशाली के रोकने पर भी वह नहीं रुकती। तभी वैशाली श्रुति और नीरज को कहकर सीखा को रोकने को भेजती है और खुद उस शैतान की विधि भंग करने के लिए अपनी देवी शक्तियों का आह्वान करती है। आज एक तरफ देवी शक्ति है और एक तरफ शैतान की शक्ति है। दोनों ही अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब वैशाली की शक्ति से सीखा के पैर छत की ओर जाने से रुक जाते हैं, शैतान वैशाली का गला पकड़कर उसे जमीन से कुछ फुट ऊपर की ओर उठा लेता है और अब सीखा के कदम फिर से छत की ओर जा रहे हैं। श्रुति और नीरज जब भी सीखा को रोकने की कोशिश करते, सीखा उन्हें खुद से दूर फेंक देती और अब सीखा की दूरी छत से बहुत कम बची थी। सीखा, प्लीज रुको। नीरज, तुम सीखा को प्लीज छत के किनारे के पास जाने से कैसे भी रोको, मैं वैशाली जी को बुलाती हूं, श्रुति छत से उतरते हुए नीरज से कहती है। नीरज सीखा के आगे आकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों से कस के सीखा को अपने गले लगा लेता है और अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर देता है। जितना जोर वो लगा सकता है, आज अपनी दोस्त को रोकने के लिए उससे कहीं ज्यादा कोशिश करता है। यहां वैशाली को जमीन से इतना ऊपर देख श्रुति उनके पास आती है और जोर जोर से उन्हें पुकारती है, प्लीज सीखा की मदद कीजिए, वो छत से कूदने ही वाली है, उसे बचा लीजिए प्लीज। वैशाली की आंखें सांस घुटने की वजह से बंद होने को ही थीं। तभी श्रुति के शब्द वैशाली के कानों में पड़ते हैं, प्लीज सीखा को बचा लीजिए। वैशाली अपनी आंखें खोलती है, शैतान की आंखों में देखती है और अपने गले लगी त्रिशूल की माला एक हाथ से तोड़कर उस शैतान के हाथों में लपेट देती है, जिसके प्रभाव से वह शैतान अपने रूप को देवी शक्तियों से बचा नहीं पा रहा था और अपनी शक्तियों से अपना रूप अदृश्य कर देता है। वही ताबीज जमीन पर गिर जाता है। यहां सीखा भी शांत हो जाती है और पूरी तरह होश में आ जाती है। नीरज सीखा को संभालते हुए उसे जमीन पर बैठा देता है। वैशाली को श्रुति संभालती है और चारों ही खंडहर घर से बाहर आ जाते हैं। अभी रात के 8 बज रहे थे। चारों ही लगातार उस जंगल से निकलकर हाईवे पर आ जाते हैं। वही वैशाली के साथ आए दोनों साथी उन्हें वहीं मिलते हैं। उन सब ने आज ही बांदरपुर से निकलकर अगले गांव या किसी होटल में आराम करने का तुरंत फैसला किया। रात के 9 बज रहे थे। सब लोग समय से होटल पहुंच गए थे। थोड़ी देर कमरे में आराम करने के बाद सबने एक साथ खाना खाने का सोचा। सीखा और श्रुति एक साथ होटल के डाइनिंग हॉल की ओर जाती है। वहीं वैशाली और नीरज भी अपने कमरे से निकलकर वहीं पर आते हैं। सीखा, तुम्हारा हाथ ठीक है ना? एक्सीडेंट की वजह से काफी चोट आई है, नीरज ने कहा।
नहीं, सीखा ठीक है, इसे लगातार बुखार आ रहा है, श्रुति ने नीरज से कहा। हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा बुखार है। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। दरअसल मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूं। आप लोगों की वजह से उस साए से आजाद हुई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखा ने कहा। हमने कुछ नहीं किया, सब वैशाली जी ने किया, श्रुति ने कहा। हाँ, सही कह रही हो श्रुति, नीरज ने श्रुति की बातों में सहमति दिखाते हुए कहा। सीखा, मैं तुम्हें डरा नहीं चाहती, पर फिर भी आज रात तुम्हें संभालना है। पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है, वैशाली ने कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, सीखा ने कहा। रात के 10 बज रहे थे। चारों ही खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए निकल गए। वैशाली जी, 1 मिनट। सॉरी, मैंने आपको ऐसे रोका, पर मुझे जानना है कि क्या कुछ ठीक नहीं है। आपका मतलब किस तरफ है, नीरज ने कहा। सीखा थी, इसलिए मैंने साफ साफ नहीं कहा। बात यह है कि हमारा जिससे सामना हुआ वो बस शैतान के कई रूपों में से एक रूप था, इसलिए एक रूप खत्म हो जाने पर वो रुक जाए ये संभव नहीं। और सीखा से उसका जुड़ाव जो है वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि उसने अब तक कुछ किया क्यों नहीं, जबकि समय बिता जा रहा है। वैशाली ने कहा। ठीक है, हम सब आज रात ध्यान रखेंगे और सब ठीक रहा तो कल सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे, नीरज ने कहा। एक तरफ सीखा और श्रुति अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सीखा खिड़की के पास बैठकर कुछ सोच रही थी, वहीं श्रुति उसके पास आती है। क्या देख रही हो? इतने भारी दिन के बाद अब तक तुम्हें सो जाना चाहिए था, श्रुति ने कहा। मेरा मन कर रहा है अभी माँ को फोन करूं, उनसे कहूं मैं ठीक हूं और यह भी कहूं कि सीखा अब उनके पास रहेगी। मैं जानती हूं मैं उस दिन इस तरह से घर से निकल कर आई, उन्हें बहुत बुरा लगा होगा, सीखा ने कहा। हाँ, सही कह रही हो, अभी तो वो सोई होंगी। कल सुबह तुम्हारा जन्मदिन है तो वो पक्का तुम्हें सुबह ही फोन जरूर करेगी। सीखा, मुझे तुम्हें और भी कुछ कहना है, श्रुति ने कहा। हाँ बोलिए मैम, सीखा ने कहा। देखो, मुझे राहुल तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं लगता। इतने दिन से तुम जिस भी दिनों से गुजरी हो उस बीच उसका एक फोन तक ना आया। प्रैक्टिकल होकर सोच के देखो तो उसे सब पता था फिर भी। इसलिए मेरी इस बात पर एक बार जरूर विचार करना और फिर जो तुम्हें ठीक लगे वही करना, श्रुति ने कहा। ठीक है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी, अब सो जाएं, कल जल्दी जाना है, सीखा ने कहा। श्रुति और सीखा दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं। जैसे ही सीखा सोने को आंखें बंद करती है वैसे ही उनके कमरे की डोर बेल बजती है। सीखा और श्रुति एक पल के लिए डर जाते हैं। आखिर अब कौन आया होगा? श्रुति जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने नीरज खड़ा होता है। नीरज को देख श्रुति कहती है, अच्छा तुम हो? हमें अभी निकलना होगा माधवपुर के लिए। क्यों, कैसे, ये सब रास्ते में बताऊंगा, नीरज ने सीखा की ओर देखते हुए कहा। वैशाली, नीरज, श्रुति और सीखा चारों ही उसी वक्त होटल से निकलकर कार से माधवपुर जाने को रवाना हो जाते हैं। सीखा की मां की तबीयत बहुत खराब है, यह कहकर नीरज सीखा की ओर से आ रहे ढेरों सवालों को बंद कर देता है। अब नीरज के मन में बस इतना है कि सीखा को असलियत पता चलेगी तो उसे कैसे संभाला जाएगा। सीखा के अलावा हर कोई इतनी रात को माधवपुर जाने का कारण अच्छे से जानता है, सिवाय सीखा के। रात के 1 बजने को थे। वैशाली की कार सीखा के घर के बाहर रुकती है। सीखा इतनी रात को अपने घर के आंगन में कुछ लोगों को खड़ा देख सोच में पड़ जाती है और सीधे ही दौड़कर अपने घर में जाती है। घर के दरवाजे पर सीखा के पैर रुक जाते हैं जब वो अपनी मां को जमीन पर सफेद चादर में लेटा पाती है। सीखा को संभालना वहां खड़े हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। श्रुति सीखा की हिम्मत बढ़ाते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है और सोचती है, अगर सीखा ऐसे यहां रही तो और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सोच श्रुति उसे कमरे में ले जाती है। वैशाली और नीरज वहीं खड़े रहते हैं। वैशाली को सीखा के घर में कुछ अलग सी अनुभूति होती है, इसलिए वो नीरज से सामने के कमरे की ओर इशारा करते हुए पूछती है, ये किसका कमरा है?
जिस कमरे की ओर वैशाली इशारा करती है वो सीखा की मां का कमरा था। सविता से कहो आंगन में आए, मुझे उससे बात करनी है, वैशाली ने नीरज से कहा। नीरज सविता को लेकर आंगन में आता है। वही वैशाली सविता को आता देख पूछती है, क्या हुआ था आखिर यहां? जी मैडम, मैं कब से आप लोगों से बात करना चाहती थी, पर नीरज साहब ने कहा था कि सीखा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। जिस दिन सीखा दीदी यहां से गईं, तब से चाची चुप सी हो गई थी। मुझे उन्होंने आखिरी बार आज दोपहर को कहा था कि अब तुम्हें सीखा का कोई फोन आए तो कहना कि मुझे माफ कर दे, मैंने जो गलत किया अब मैं ही उसे सही करूंगी। सीखा को अब कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी। चाची की ये बातें सुन मुझे कुछ समझ नहीं आया, आखिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर जब मैं दोपहर के खाने के लिए उन्हें कमरे से लेने गई, उन्होंने अपने पास रखे फल की टोकरी से चाकू लेकर अपनी हाथों की नस काट ली थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया, पर तब तक देर हो चुकी थी। मैंने कई बार सीखा दीदी को फोन किया, पर उनका फोन बंद था। सविता, ये सब सीखा को अभी कुछ मत बताना, अब तुम जा सकती हो, नीरज ने कहा। देखा नीरज, मैंने कहा था कुछ गलत हुआ है, वैशाली ने कहा। हाँ, ये तो बहुत बुरा था, पर सीखा की मां ने ऐसा क्यों किया होगा? नीरज ने वैशाली की ओर देखते हुए प्रश्नों की निगाहों से पूछा। तुम अब तक नहीं समझे, सीखा की मां ने सीखा के लिए अपनी बलि दी है, इसलिए शैतान से हमारा पाला इतना आसानी से छूट गया, वैशाली ने कहा। ऐसे शैतान किसी को ऐसे ही नहीं छोड़ते, जीव के बदले जीव, यही है शैतान का नियम, वैशाली ने कहा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा, तो दोस्तों मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।